पन्ना धायर उदय सिंह दोनों आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोंक में टोडा पड़ता है, या टोडा के राजा के पास आए, टोडा के राजा को आका भाई टोडा के राजा ये घटना हो गई हमारे साथ में, मैं पन्ना, ये मेरे साथ उदय सिंह है, हमें किले में शरण दे। टोडा का राजा डर गया और टोडा के राजा को लगा कि यार कल को बनवीर को पता चल गया कि मैंने इनको शरण दी तो बनवीर मुझे मार देगा। उसने कहा बहन पन्ना, तेरे को कोई हाथी घोड़े जो चाहिए, आने जाने के लिए साधन चाहिए वो ले ले, रुपए टक्के पैसे चाहिए वो ले ले, मैं अंदर नहीं रख सकता। उसने पन्ना को घोड़े वोड़े दिए, पन्ना यहां से घोड़े वगैरह लेके डूंगरपुर की तरफ रवाना होती है और डूंगरपुर जाती है। डूंगरपुर के राजा को कहती है भाई तू हमें शरण दे, और डूंगरपुर राजा ने कहा भाई मेवाड़ वालों से लड़ने की हिम्मत मेरी तो है नहीं। और पन्ना को लगा अब जाए कहां, बच्चे को लेके अपने घूमे कहां, कल को बनवीर को और पता चल गया पीछा करके मार देगा, कितने दिन तक छुपते हुए रहेंगे। और उसे दिमाग के अंदर आता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कि मेवाड़ के राजा पे जब भी संकट आए तो उसे कहां पर चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। और पन्ना उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ आती है। उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे को दिया हुआ था, उस बंदे का नाम है आसा देवपुरा। क्या नाम है? कौन से किले का रक्षक है? कौन सा किला संभलवाया हुआ इसको? कुंभलगढ़। किस बंदे को? आसा देवपुरा जाति है। कुंभलगढ़ के आसपास में देवपुरा नाम की एक जाति है, उनका एक बंदा है जिस बंदे का नाम क्या है? आसा। आप यदि कभी सुनते हो तो राजस्थान में सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन थे? कि हीरालाल देवपुरा। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसने सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पे काम किया था वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। वो हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ के ही हैं। तो कुंभलगढ़ के आसपास में एक जाति है, वो जाति कौन सी होती है? देवपुरा। उस जाति का एक आदमी है जिसका नाम क्या है? आसा। इसको सांगा ने एक किला दिया था, वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। तो सांगा के टाइम से कुंभलगढ़ किले की जिम्मेदारी किसको मिली हुई थी? आसा देव। इसलिए पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कहां पर आती है? कुंभलगढ़ आती है। किसके पास में? और उसने आसा देवपुरा को आका, आसा देवपुरा मैं पन्ना धाय, ये उदय सिंह है, ये घटना हो गई, तुम्हें पता ही होगा और हमें अंदर आने की शरण दे। आसा देवपुरा कांप गया बेचारा। आसा देवपुरा ने कहा जब टोडा और डूंगरपुर वाले मेवाड़ से बाहर है फिर भी शरण नहीं दी तो मैं तो मेवाड़ में बैठ के शरण दूं, जल में रहकर मगर से बेर। अब पानी में भी रहोगे, मगरमच्छ से दुश्मनी भी रखोगे, बनवीर को पता चल गया कल आगे सूंघ के रख देगा मेरे को। तो पन्ना धाय ने कहा पर इस डर से हम कहां जाएं? यदि मेवाड़ का राजा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के अंदर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ये मेवाड़ का राजा उदय सिंह, विक्रमादित्य मर चुका, अगला राजा ये बनेगा और तुम ऐसे नहीं कर सकते। आसा देवपुरा ने कहा पन्ना कितने डायलॉग सुना बोले, मरा आज जाए निकल जाए। और आसा देवपुरा ने चिट्टा चिट्टा मना किया, साफ साफ मना किया। ये जब बातें उनके बीच में बाहर चल रही थी, बातें आसा देवपुरा की मां को पता चलती है। आसा देवपुरा की मां बाहर आती है, वो आके आसा देवपुरा का देख लिचड़, ये किला सांगा दे के गए थे कि इस किले की रक्षा करनी है, आज सांगा का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर अंदर आने की भीख मांग रहा है और तेरे को शर्म नहीं है निर्लज्ज व्यक्ति कि इनको अंदर आने से मना कर रहा है। मम्मी ने ज्यादा डायलॉग सुना था आसा देवपुरा ने कहा वाह आ जाओ तो मरेंगे तुम मत। पुनः मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, वरना आसा देवपुरा जैसे लोगों ने तो मना किया है। पुरुषों का महत्वपूर्ण लक्षण है ये लिचड़पना दिखाना, है ना। महिलाएं बहादुर थी इसलिए लोग बहादुर हो गए, वरना ज्यादा डोल नहीं थे इधर भी। अगला राजा लिखो उदय सिंह। अगला राजा कौन है? उदय सिंह। साल भर बैठे रहे वो यहां पर चुपचाप, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं। साल भर बाद में इन लोगों ने यहां प्लानिंग की और मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों के पास में लेटर भेजे कि चुपचाप बिना किसी को बताए कुंभलगढ़ आके मिलो। सलुम्बर वाले सामंत थे, सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलुम्बर। इनको भेजे सलुम्बर वालों को, बड़े बड़े सामंत इकट्ठे हुए। उनको पन्ना ने कहा ये तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा राजा बनवीर है, दासी पुत्र को तुमने यहां पे राजा बना के बिठाया हुआ है, जो राजा बनना चाहिए वो तो राजा है ही नहीं। तो उनका किसको राजा बनने का हकदार थे? सांगा के बेटे। सांगा का एक बेटा था भोजराज, सांगा जी से पहले मर गया। सांगा का एक बेटा था रतन सिंह, वो सांगा के बाद मर गया। सांगा के दो बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, उन दोनों को बनवीर ने मार दिया। पन्ना ने कहा कि उदय सिंह नहीं मरा है। तो उस दिन वहां कौन मरा था? तो मेरा बेटा चंदन था। तो उदय सिंह कहां है? उदय सिंह को लेके ये रहा उदय सिंह। और उदय सिंह के साथ समस्या, उदय सिंह का लगभग बचपन अपने ननिहाल बीता हुआ था बूंदी, इसलिए मेवाड़ वाले उसको पहचानते ही नहीं थे। इसलिए जैसे ही कहा कि ये उदय सिंह है, सांगा का बेटा है, तो मेवाड़ वाले मुस्कुराए और मेवाड़ वालों ने मुस्कुरा कहा कि पन्ना हम ही मिले तेरे को, मतलब अब तेरे मन में इतना पाप
कि तू तेरे बेटे चंदन को राजा बनवाना चाहती है, उदय सिंह तो मर गया, ये तेरा बेटा चंदन है, और तू अब ये पाप करना चाहती है, तू चंदन को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती है, बनवीर को हटा के चंदन को बना दो, फिर तो एक ही मतलब है। क्या मतलब है? सांगा का बेटा तो वैसे ही राजा नहीं बन रहा। पन्ना ने कहा आपकी बात एकदम सही है, तुम लोग इसको पहचानते ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता ये चंदन है या उदय सिंह है। लेकिन इसका बचपन बूंदी में बीता है, बूंदी इसका ननिहाल है, तो बूंदी वाले तो पहचानते होंगे। हाँ, बूंदी वाले तो पहचानते, तो बुलाओ बूंदी वालों। तो बूंदी वालों के पास समाचार भेजा कि भाई कुंभलगढ़ आओ, तुमसे कोई काम है। बूंदी वाले कुंभलगढ़ आए, उनके सामने उदय सिंह को पेश किया कि इसको पहचानते हो? उनका अरे हमारा भांजा है, ये तो उदय सिंह। कहां था तू इतने दिन? उदय सिंह ने कहा कि ये मैं हूं, ये हमारा कुंभलगढ़ और ये हमारी पहाड़ी हो रही। मैं मैं इधर ही बैठा बैठा पार्टी कर रहा था, ये तय हो गया कि ये भाई कौन है, उदय सिंह। तो सबने वहां पर, सलुम्बर वाले सामंत वहां पर थे, और सलुम्बर के सामंत के पास ये अधिकार था कि वो मेवाड़ के राजा का क्या करेगा, और सबने वहां नारे लगा दिए कि हमारा राणा कैसा हो, उदय सिंह। लेकिन चित्तौड़ पे तो कब्जा बनवीर का है। चित्तौड़ पे किसका कब्जा है? बनवीर ने कहा ये उदय सिंह ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चंदन है, ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं। पर धीरे धीरे मेवाड़ में बातें पता चलने लगी, क्योंकि नहीं साहब ये उदय सिंह है, तो लोग किसके साथ में इकट्ठे होने लगे, उदय सिंह। और अब कुंभलगढ़ के अंदर एक गुट बना हुआ हो, तो किसका गुट है, उदय सिंह। और चित्तौड़ के अंदर जो गुट है वो कौन सा गुट है, बनवीर। जो ये मान रहा था कि नहीं भाई उदय सिंह तो मर गया, और जिन लोगों को बनवीर ने फायदे पहुंचा दिए, किसी ने बनवीर को किसी को बनवीर ने मंत्री बना रखा है, किसी को सेनापति बना रखा है, तो वो तो साथ में क्यों जाएंगे, वो तो बनवीर के साथ रहेंगे। तो वो बनवीर के साथ में, फिर कहा बनवीर के साथ लड़ाई करके बनवीर को चित्तौड़ से भगाते हैं। तो 3-1 साल तो यहाँ कुंभलगढ़ रहते हैं। 37 के अंदर ही राजा घोषित कर दिया उदय सिंह को। 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध होता है। उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है मावली। कौन सी जगह? मावली में युद्ध होता है। मावली वाले युद्ध में उदय सिंह बनवीर को हराता है। फिर बनवीर यहां से महाराष्ट्र भाग जाता है। कहां भाग जाता है? उसके बाद बनवीर का कोई अता पता नहीं, वो कहां गया और कहां नहीं गया। उसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ आ जाता है, चित्तौड़ में राजा बनते हैं। तो कुंभलगढ़ के अंदर तो राजा कब बन जाते हैं? 1537। लेकिन चित्तौड़ कब आ पाते? 1540, क्योंकि मावली वाला युद्ध कब होता है? लिखो मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली। मावली कहां पड़ता है? उदयपुर। मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली। इस युद्ध में उदय सिंह ने किसको हराया? कौन से युद्ध में? तो कोई पूछे भाई उदय सिंह चित्तौड़ में आगे राजा कौन से युद्ध के बाद बनते हैं? तो कौन से युद्ध के बाद बनते हैं? अब वो चित्तौड़ में आराम से राज कर रहे हैं। इन बिटवीन आ गया 1559, 1559। क्या आ गया? 1559 आ गया। उदय सिंह के पोता होता है। उदय सिंह क्या होता है? राजघराने में खुशियां आई कि साहब उदय सिंह जी की पोता हुआ। उदय सिंह जी ने कहा भाई खुशी का दिन है, एकलिंग जी के जाके धोख लगा के आएंगे। तो मेवाड़ वाले अपना सबसे बड़ा देवता किसको माने? एकलिंग जी। इसलिए धोख लगाने के लिए कहां पर गए? एकलिंग जी। कब की बात है? वहां धोख वगैरह लगाई। धोख लगाने के बाद का थोड़े दिन यहाँ घूमते हैं, शिकार विकार खेलते हैं। उदय सिंह जब 1559 में एकलिंग जी के आसपास शिकार खेल रहे थे, तब उदय सिंह को एक जगह बड़ी पसंद आती है। पहाड़ियों के बीचों बीच एक इलाका पड़ा था, और उनको लगा कि राजधानी यहां होनी चाहिए, राजधानी चेंज करेंगे अपने। एक नया शहर बसाया गया, उदयपुर। कौन सा शहर बसाया गया? तो उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559। तो कहा जब शहर बनेगा तो बाद में सबसे पहले लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तो यहां पर एक झील बनाएगी, उस झील का नाम रखा गया उदय सागर। क्या नाम रखा गया? उदय सागर। और कहा जब राजा यहां पर रहेगा, राजधानी बनेगी तो राजा रहेगा, तो राजा के लिए महल बनाया जाए। तो राजा के लिए महल बनाए गए मोती मगरी। कौन से महल बनाए गए? तो कौन से महल का निर्माण करवाया गया? कौन सी झील बनाई गई? कौन सा शहर बसाया गया? ये किस साल की बात है? 1559 ईस्वी में, इन 1559 एडी। ये निर्माण कार्य शुरू करवाया 1559 के आसपास में। चल रहा था ये कामकाज धीरे धीरे। इतने में एक नया समाचार मिला कि दिल्ली में मुगल बादशाह बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है? अकबर। और अकबर 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर इस बात को जानता था कि अकबर के दादा बाबर ने खानवा का लड़ा था सांगा के साथ, लेकिन बाबर राजस्थान की किसी भी जगह पर कब्जा नहीं कर पाया था। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं को यह सब करने का टाइम नहीं मिला। अब राजा कौन बना हुआ है? अकबर। और अकबर जानता है कि यदि राजस्थान वालों को अपने अंडर में लेना है तो सबसे पहले अंडर में लेना पड़ेगा मेवाड़। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान के राजा अपना नेता किसी को मानते थे, किसको मानते थे? मेवाड़। तो उसको लगा यदि मैं मेवाड़ वालों को किसी भी प्रकार से अपने अंडर के अंदर ले लेता हूं तो बाकी राजस्थान वाले अपने आप ही अपने अंडर के अंदर आ जाएंगे। तो उसने मेवाड़ पर अटैक कब कर दिया? 1567-68। लिखो 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी। 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर अटैक्ड ऑन मेवाड़।
अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर अटैक्ड ऑन मेवाड़। चित्तौड़ के किले में राणा उदय सिंह बैठे हुए हैं। राणा उदय सिंह को समाचार मिलता है कि साहब दिल्ली की तरफ से किसकी सेना रवाना हो चुकी है? अकबर की। वो हमसे लड़ने के लिए आ गए। सब बैठे, मंत्री संतरी सेनापति सामंत बड़े बड़े सब इकट्ठे हुए। सलाह मशविरा किया गया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, कितने हथियार है अपने पास, कितने सैनिक है, कहां पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितने दिन का राशन पानी अपने पास में, कहां से सहायता मांगी जा सकती है, किस कौन आएगा अपनी सहायता करने के लिए, कौन नहीं आएगा, सब चीजों पर एकदम सलाह मसूद की गई। फाइनली ये डिसीजन निकला कि अब तक जो अपने लड़ने के तरीके थे उनको चेंज करना पड़ेगा। अपनी सामरिक कमजोरियां हैं बहुत सारी, उन सामरिक कमजोरियों को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक अपनी पार नहीं। क्या सामरिक कमजोरी है? कि अपनी एक कमजोरी है कि हम किलों में लड़ते हैं। कहां पे लड़ते हैं? कि अपने पास ऊंचे ऊंचे किले हैं और अपने किले को अपने मानते हैं भाई किले में सुरक्षा की जा सकती है, इसलिए कहां पर बैठ के लड़ते हैं? किले। और किले में लड़ने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि दुश्मन किला घेर के बैठ गया तो आपकी सप्लाई बंद कर देगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी सप्लाई बंद कर गया था, 1535 के अंदर बहादुर शाह सप्लाई बंद करके। हालांकि एक फायदा भी था कि किले इतने ऊंचे थे कि यदि छोटा मोटा घेरा डाला जाए, और किले इतने विशाल थे कि किलों के अंदर इतना स्टॉक हुआ करता था कि जल्दी से यदि सप्लाई कट भी हो गई तो अंदर का स्टॉक खत्म नहीं होता था। पर मान लो कभी बाहर जो आपके घेरा डाल रहा है, बाहर जो आपको घेर रहा है, वो लंबे टाइम के लिए बैठ गया, तब तो सप्लाई खत्म होगी। स्टॉक की लिमिट होती है, एक ना एक दिन तो उसको खत्म होना है। तो 1303 में अलाउद्दीन ने खत्म करवा लिया था, 1535 में बहादुर शाह ने खत्म करवा लिया। और ऐसी जो लड़ाइयां होगी जिसके अंदर अपना स्टॉक खत्म हो जाएगा तब अपने लड़ने के लिए जाएंगे, उन लड़ाइयों में पक्का है कि अपने सब मरेंगे। उस टाइम अपने क्या करते हैं? साका। साके के अंदर जितने पुरुष है वो लड़ते हुए मारे जाएंगे। सारी महिलाएं क्या कर लेती है? जोहर। अपने पास कोई ढंग बंदा ही नहीं बचता जो दोबारा लड़ाई कर सके। 1303 में रतन सिंह, उसका पूरा परिवार, उसके पूरे सामन सब मर गए। इसलिए अलाउद्दीन ने कब्जा कहां पर? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, खिजर खान को दे गया, खिजर खान दे गया मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा दे के चला गया बनवीर सोनगरा। 23 साल लगे वापस छुड़वाने में। एक किले पे तो कब्जा हुआ था लेकिन उसके बावजूद 23 साल लग गए। 23 साल बाद हमीर सिसोदा से आया और सिसोदा से आगे उसने छुड़वाया। 1535 में बहादुर शाह ने वापस कब्जा कर लिया। ये तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को मार दिया, वरना पता नहीं उसका कब्जा कब तक रहता। और जब बहादुर शाह मर गया, हमने दोबारा हमारे चित्तौड़ पे कब्जा भी कर लिया, पर हमारे पास एक ढंग का बंदा नहीं था जिसको चित्तौड़ में राजा बना सके, क्योंकि सारे के सारे जो ढंग के बंदे थे वो तो हमारे मर गए दूसरे साके में। इसलिए हमें राजा किसको बनाना पड़ गया? बनवीर। और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल तो अव्यवस्था उत्पन्न करके रखी थी। विक्रमादित्य को मार दिया, उदय सिंह को पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ गया। उदय सिंह राजा भी बने तो 3 साल तक चित्तौड़ नहीं आ पाए, कुंभलगढ़ बैठा रहना पड़ा, माउली में लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा, उसमें जीते तब जाके चित्तौड़ आ पाए। इसलिए लड़ने का तरीका बहुत गलत है। ये किलों की लड़ाई बंद कीजिए। जब आपकी सेना कम हो तब किलों में बैठ के ना लड़ा जाए। जब आपकी सेना कम होगी, आप किले के अंदर बैठोगे, कोई भी आपके किले की सप्लाई तोड़ के आपको मजबूर कर देगा कि तुम बाहर निकल के लड़ाई करो। तो क्या किया जाए कि जब सेना कम हो तब लड़ने का तरीका पहाड़ होते हैं। लड़ने का तरीका क्या होता है? छापामार युद्ध किए जाए, पहाड़ों के अंदर जाके बैठा जाए और दुश्मन को मजबूर किया जाए कि वो पहाड़ों की तरफ आए। और दुश्मन यदि पहाड़ों की तरफ आएगा तो दुश्मन की सेना भले कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ों में पूरी सेना एक साथ नहीं घुस सकती। पहाड़ों में थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे और थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे, तुम तैयार बैठो। फिर दुश्मन बाहर का है, वो तुम्हारे पहाड़ों की लोकेशन नहीं जानता। वो मुगल है, गूगल थोड़ी है जो कहीं तुम्हारे पहाड़ों के अंदर आगे घुस जाएंगे। और जब तुम्हारे पहाड़ों में वो लोकेशन ही नहीं जानते, रास्ते उनको पता ही नहीं है, तो जिस रास्ते से आएंगे तुम अपने रास्ते चेंज कर करके उनको मार सकते हो। खैर ये वाला तरीका ठीक है। तो क्या किया जाए? तो आधे लोग किले के अंदर रहें, आधे लोग किले के बाहर जाएं। जो किले के अंदर रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कि हम किला खाली कर रहे हैं, हम किले को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि किले को बचा पाने में सक्षम रहे तो वेल एंड गुड, और यदि किले को बचाने में सक्षम नहीं रहे, दुश्मन ने किले पे कब्जा भी कर लिया, तो बाहर कम से कम बंदे तो रहेंगे जो लड़ाई जारी रखेंगे। तो वापस किले को छुड़वाने का कोई प्रयास तो करेगा, वापस लड़ाई तो जारी रखेगा। कहा ये बात ठीक। तो किले के बाहर कौन जाए, किले के अंदर कौन रहे? उदय सिंह को कहा गया कि आप किले के बाहर जाएंगे। पूछेंगे मैं, किला मेरा ही है। क्या सर आप नहीं, पूरी रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली का एक भी बंदा किले के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप सारे के सारे पहाड़ों में जाके बैठोगे। हम लड़ाइयों के 2 मोर्चे खोल रहे हैं, एक मोर्चा किले के अंदर, एक मोर्चा पहाड़ों के अंदर। दुश्मन जहां आएगा वहां लड़ा जाएगा। दुश्मन यदि पहले किले की तरफ आता है तो किले में लड़ेंगे, दुश्मन यदि पहले पहाड़ों की तरफ आता है तो पहाड़ों में लड़ेंगे। ज्यादा सेफ पहाड़ है, इसलिए रॉयल फैमिली पहाड़ों के अंदर जानी चाहिए। पर क्यों रॉयल फैमिली किले के अंदर क्यों नहीं रहे? कि यहां सेफ कम है,
यहां पे मरने के चांस ज्यादा है। यहां पे किले की रक्षा में हो सकता है कि सप्लाई कट और सप्लाई कट और लड़ना पड़े, सबको लड़ना पड़े, सारे मारे जाएं। और यदि राजा मर जाता है तो जनता का मनोबल डूबता है। जब राजा मर जाता है तो जनता सोचती है कि यार हमारा जो नाथ था, हमें जो बचाने वाला था, हमारा जो धनी था, वही मर गया, अब किसके भरोसे बैठे हुए। और जनता अपना कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देती है और जनता जो दूसरा राजा कब्जा करता है उसको राजा स्वीकार कर लेती है, उसको टैक्स देना शुरू कर देती है। पर यदि राजा जिंदा रहता है, बाकी पूरी सेना मर जाए, तो जनता को कॉन्फिडेंस बना रहता है और जनता को लगता है कि नहीं, हमारा राजा जिंदा है तब तक हम जिंदा है, जब तक राजा जिंदा है तब तक मेवाड़ जिंदा है। इसलिए उदय सिंह जी, आप और आपकी रॉयल फैमिली यदि पहाड़ों के अंदर जिंदा रहेंगे तो हम यदि मर भी गए सारे के सारे अंदर, तो भी नई सेना बना लोगे, मेवाड़ आपके साथ खड़ा रहेगा, आप दोबारा अकबर से लड़ाई कर लोगे, आप दोबारा चित्तौड़ को छुड़वा लोगे। इसलिए उदय सिंह वह राजा जिसने पहली बार लड़ाइयों का तरीका मोड़ दिया था। उदय सिंह वह राजा जिसने सामरिक कमजोरियों को दूर किया है। उदय सिंह राजस्थान का वह राजा जिसने बताया कि जब सेना कम हो तब किलों में नहीं लड़ते, तब कहां जाके लड़ते हैं। और हम आगे देखेंगे कि इसी उदय सिंह की नीति को बाद में अपनाते हैं महाराणा प्रताप, इसी उदय सिंह की नीति को आगे अपनाते हैं चंद्रसेन, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं दुर्गादास राठौड़, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं राज सिंह, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं शिवाजी। जो जो लोग मुगलों के खिलाफ सफल हुए उनके लड़ने का तरीका बाद में पहाड़ है, उनके लड़ने का तरीका छापामार है। उस छापामार प्रणाली का जनक यदि कोई आदमी है तो राणा उदय सिंह है। वो 67-68 वाले उस आक्रमण के अंदर ही निश्चय करता है कि हम किले के अंदर नहीं रहेंगे, वो एक युद्ध है। अब तो पूरा संघर्ष ही पहाड़ों में है, वो तो एक सिंगल युद्ध है कि युद्ध हो रहा है, उस युद्ध की लोकेशन वहां पे लिए। अब तो लंबी लड़ाइयां, छापामार युद्ध, मतलब आप 15, 20, 30, 25 साल तक लड़ेंगे, पता नहीं कब तक। ये 68 के अंदर गए थे, 1615 तक पहाड़ों में लड़े हैं, 1615 तक उधर पहाड़ों के अंदर इनका संघर्ष है। भाई मुगलों से एक दिन की लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई हमको लंबी लड़नी पड़ेगी। एक कहीं युद्ध करना हो तो देखेंगे, बाकी लंबी लड़ाई है तो अपने पहाड़ों के अंदर रहेंगे, जब जब मुगलों की सेना आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाते हैं। कौन सी पहाड़ियों में जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों। लिखो, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदयपुर में पहाड़ियां, गिरवा, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल, गिरवा हिल्स। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल्स। किला किसको सौंपा जाए? जब पूरी रॉयल फैमिली बाहर जाएगी तो किले की रक्षा कौन करेगा? तो किले की रक्षा दो बंदों को सौंपी गई। एक बंदे का नाम था जयमल और एक बंदे का नाम था पत्ता। कौन कौन दो बंदे बताओ देखिए? एक बंदे का नाम क्या है? जयमल, और दूसरे बंदे का नाम क्या है? जयमल मेड़ता का राजा है। जयमल कहां का राजा? अच्छा, खानवा के युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए कौन आया था? कौन आया था? ये वीरमदेव का बेटा है। खानवा के युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए वीरमदेव आया था। वीरमदेव के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? जयमल। जयमल 1562 में अकबर मेड़ता पर हमला करता है। अकबर ने मेड़ता पर हमला कब किया था? 1562। और अकबर ने मेड़ता पे कब्जा कर लिया था। अकबर ने जब मेड़ता पे कब्जा कर लिया तो जयमल मेड़ता छोड़ के मेवाड़ आ गया। जयमल मेड़ता छोड़ के कहां जाता है? मेवाड़। और उसने राणा उदय सिंह के पास आगे नौकरी कर ली। राणा उदय सिंह उसके रिश्तेदार लगते थे, उसकी बहन वगैरह की शादी की हुई थी, उसका खुद का ननिहाल यही मेवाड़ के अंदर था, तो उसने कहा भाई मैं यहाँ उदय सिंह के पास नौकरी कर लूंगा। तो 1562 से बाद में जब तक युद्ध हो रहा है, 1567-68 की बात है, जयमल कहां पे नौकरी कर रहा है? मेवाड़। कुछ राणा के पास नौकरी कर रहा है। तो जयमल ने जब लड़ाई की बात हुई भाई किले के अंदर कौन रहेगा, जयमल ने कहा मैं, मुझे एक्सपीरियंस अकबर के खिलाफ लड़ने का, मैं पहले लड़ चुका हूं 1562 में अकबर के खिलाफ, मेरी लड़ाई पहले से थी, मैं चाहता हूं एक बार अकबर से वापस लड़ा जाए, इसलिए किला मेरे भरोसे छोड़ा जाए, मैं किले को संभालूंगा। तो ठीक है साहब, एक तो किले की जिम्मेदारी किसको दी जाए? जयमल की एक सिस्टर थी, उनका नाम था फूल कंवर। जयमल की सिस्टर का नाम क्या था? इनकी शादी एक मेवाड़ के सामंत के साथ की हुई थी। उन मेवाड़ के सामंत का नाम था फतेह सिंह चुंडावत। क्या नाम था? जो चुंडा के वंशज वे, उनको क्या कहा गया? चुंडा। और फतेह सिंह चुंडावत के पास एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था आमेट। कौन सा ठिकाना था? राजसमंद में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? आमेट। तो आमेट प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जैसे सलुम्बर एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? आमेट। और आमेट का सामंत कौन है? फतेह सिंह चुंडावत। फतेह सिंह चुंडावत को कहा गया भाई आप किले की रक्षा कीजिए। तो दो लोगों को किले की जिम्मेदारी दी गई। किस किस को? जयमल को और किसको? फतेह सिंह चुंडावत। जयमल की बहन का नाम क्या है? इनकी शादी किसके साथ की हुई है? इसका मतलब फतेह सिंह चुंडावत और जयमल आपस के अंदर साले बन हुई है।
क्या लगते हैं? साले बनोई। तो कहा भाई इन साले बनोई को किले की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जयमल पहले लड़ चुके हैं तो एक्सपीरियंस है। फतेह सिंह जी अपने एक बड़े सामंत है, इनको अंदर छोड़ दिया जाए। तो कौन कौन अंदर छोड़े गए? जयमल और फतेह सिंह टुंडावत। फतेह सिंह टुंडावत की शादी किससे हुई है? फुल कंवर किसकी बहन है? इन फतेह सिंह को लोकल भाषा में कहने लगे फत्ता। क्या कहने लगे? और फत्ता का अपने किताबों वालों ने बना लिया पत्ता। आई बात समझ में? फिर मुझे लगता है ऐसे क्यों बना दिया इन्होंने पत्ता? तो मुझे लगा यार इन्होंने इसलिए बना दिया होगा कि बच्चों को थोड़ी सरलता रहे। टावर कहां कहां याद करते घूमेंगे, थोड़े नाम इजी हो जाए तो वह ठीक रहेगी। भाई आदमी का नाम पत्ता है, पत्नी का नाम फूल, ठीक रहेगा, है ना? याद इजी हो जाता है आपके। तो किले की जिम्मेदारी किस किस को दे दी गई? जयमल और पत्ता। पत्ता कहां के सामंत थे? आमेट। आमेट मेवाड़ रियासत का कैसा ठिकाना था? फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसे ठिकाने हुआ करते। 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे मेवाड़ में। कितने फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे? इन 16 में भी सबसे बड़ा कौन सा हुआ करता? सलूम। पर इन 16 में एक और कौन सा हुआ करता? आमेट। आमेट के सामंत कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह का नाम फत्ता से बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? जयमल कहां के राजा है? मेड़ता। और अकबर ने मेड़ता पर कब कब्जा कर लिया था? 1562। उसके बाद जयमल कहां पर नौकरी कर रहे थे? उदय सिंह के पास मेवाड़ में। याद रहेगी बात? लिखो। अब उदय सिंह तो कौन सी पहाड़ियों में बैठे हुए? गिरवा। किले का मोर्चा किसके पास में? जयमल और पत्ता। लड़ाई के दो तरीके हैं, आधे लोग लड़ेंगे पहाड़ों में, आधे लोग कहां पे लड़ेंगे? किले में। किले में लड़ने के लिए कौन बैठे हैं? जयमल पत्ता। पहाड़ों में लड़ने के लिए खुद कौन बैठा है? उदय सिंह। अकबर के पास भी दो तरीके हैं, या तो लड़ने के लिए जाए किले पर, या लड़ने के लिए कहां पे जाए? पहाड़ों में। तथा सेफ कौन सा जीतना? किला। किले को तो यदि आप सप्लाई काट दोगे तो किले को जीतना सरल है। पहाड़ों में वो भी जानता था कहीं फंस गए तो उसको लगा पहले किले की तरफ जाते हैं अपने। पर उसको ये नहीं पता था कि कौन अंदर कौन बाहर, ये उसके पास कुछ मेरे को ज्यादा जानकारियां नहीं। और अकबर यहां किले का घेरा डाल के बैठ जाता है। तोपें आ गई थी तब तक। एक बड़ा कारण यह भी था कि पहले जैसे वो काइंद्रा वाले युद्ध की अपने बात कर रहे हैं कि काइंद्रा के युद्ध में नायिका देवी लड़ने के लिए चली गई थी, लेकिन तब तोपें नहीं थी। जब तोपें आ गई थी तो आप इस प्रकार के युद्ध कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आमने सामने की जब भी लड़ाइयां होगी उनके अंदर तो तोपों से सामने वाला वैसे ही मार देगा आप। दूसरी तलवारों वाली लड़ाइयों में तो फिर भी आपके बाहुबल का पता चलता है कि तलवार में यदि किसी की जोर है, दम है, तो एक तलवार वाला 10 को काट देगा। लेकिन तोप तो एक गोला छूटेगा तो 10 सामने वाले मरोगे, भले तुम्हारे पास में तलवार है, भले तुम्हारे पास में भाला है। तो इनको वो भी था कि ना पहाड़ों में ऐसी लोकेशन ली जाए कि वो अंदर घुसने के लिए मजबूर हो, अपने बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। किले के अंदर जो बैठे हुए अकबर ने बाहर अपनी तोपें लगाई और अकबर ने कहा किले की दीवारें तोड़ी जाए। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक तो ऐसा था कि किसी बहल सैनिक को पकड़ा जाए, है ना, कोई रतिपाल रणमल को कहा जाए, किसी बिका दहिया को पटाया जाए। अब अगलों के पास तोपें थी, तोपें लगाई और तोपें लगाकर गोले मारो, दीवार पटक दो। आज गोले मारो थोड़ी दीवार हिल जाएगी, कल और मारेंगे, परसों और मारेंगे, कितनी मजबूत दीवार होगी, टूटेगी? कब तक तोपों को सह पाएगी? पर अकबर देखता कि यार दिन के अंदर तोप के गोले मरवाए गए पूरे दिन तक, और दीवार के मान लो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठे तब दीवार का ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है। ये क्या है? कल कांड किया था, रात को सुधर गया। उन्होंने दूसरी जगह से तोड़ो, इस बार दूसरी जगह से तोड़ी, अगले दिन फिर बना हुआ है। अकबर दिन में किला तोड़वाता, रात को किले का पुनर्निर्माण हो जाता। तो अकबर का कान खड़े हुए कि यार कौन इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि रातों रात बनवा देता है। और अकबर ने पता लगवाया, पता तो करो रे अंदर कौन है। तो पता चला अंदर जयमल है। अंदर कौन है? अकबर ने कहा जयमल कौन? वो मेड़ता वाला? कि हाँ सर वही, 1562 में अपन ने मेड़ता पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद से वो कहां पर बैठा हुआ है? मेवाड़। और उसको पता है अपनी लड़ाइयों का तरीका क्या है, इसलिए अपने दिन में दीवार तोड़ते हैं और रात को दीवार बनवा देता है। अकबर ने कहा यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जयमल बैठा हुआ अंदर? तोपे उतार लो, नीचे उतार लो तोपे। क्यों सर? अरे तो जयमल किले के अंदर है, मतलब किले में उदय सिंह नहीं है कि नहीं है? मतलब किले का मालिक किले में नहीं है कि नहीं? तो लड़ाई क्यों करनी है? जयमल से बातचीत करके किला ले लेते हैं। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी, वो भाई 1562 में मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया था, इस चक्कर में तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है? मेवाड़ के अंदर नौकरी हुई। मेड़ता ले ले, चित्तौड़ दे दे। तेरा मेड़ता, तू तेरे मेड़ता चला जा और मेरे को क्या दे दे? चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के चला जा। चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, तेरे को संभलवा के गए, तू कह देना नहीं संभाल पाया। इतनी तो बात होगी, क्या होगी? जयमल वापस रिप्लाई भेजता है गढ़ मारो हूं धनी। धनी का मतलब क्या होता है? गढ़ का मतलब किला है। गढ़ मारो, किला मेरा है, हूं धनी, मैं इसका क्या हूं? असुर फिर किम आण। असुर का मतलब होता है राक्षस, दुश्मन। तेरे जैसे राक्षस इस किले के अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि किला मेरा है, मैं इस किले का क्या हूं? मालिक।
है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। मैंने बताया चित्रकूट बोलते चित्तौड़ को। चित्तौड़ क्या बोलते चित्रकूट। कुंची का मतलब होता है चाबी। कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ के राजा क्या बोलते दीवान। मेवाड़ के दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के गए हैं। किला मेरा है मैं किले का मालिक हूं। तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं किले के अंदर घुसे। अकबर के पास मैसेज किया। अकबर ने कहा भाई सेंटी क्यों रहा है यार इतना। और चल मैं एक नया ऑफर देता हूं तेरे को। मेड़ता तो तेरा है वो तेरा ही था तेरा रहेगा वापस दे रहा हूं तेरे को। साथ में एक फ्री नागौर। क्या दे दूंगा। मेड़ता तेरे को दे रहा हूं साथ में क्या दे दूंगा नागौर। पहले तू मेड़ता का राजा था इतना सा राजा था फिर तेरे हाथ से ये भी निकल गया। अब तेरे को ये तो मिल ही जाएगा साथ में ये ले नागौर और अब तू इतना राजा। बदले में मेरे को क्या दे दे। जयमल वापस रिप्लाई भिजवाता है कि भूख ना मिटे मेड़तो और ना मिटे नागौर। कि नागौर और मेड़ते से भूख मिटने वाली रजवट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटे चितौड़। ये वीरता की भूख है जो मरने पे मिटेगी। अकबर ने कहा तोप में वापस लगाओ रे। भाई जब मान ही नहीं रहा तो फिर अपना तरीका ही क्या बचता है दूसरा। अब तोपों से वापस हमले किए जाते रातों रात जयमल वापस बनवा देता। एक दिन अकबर ने कहा कि यार ये बनवाता कब है ध्यान तो रखो। तो जो सैनिक बेचारे पहरे पे खड़े रहते थे उन्होंने कहा कि साहब पूरी रात इस दीवार पे घूमता है। एक आदमी पूरी रात ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है ये सब काम करवाता है। ऐसा कहा जाता है। अकबर अपनी बुक के अंदर लिखवाता है कि एक दिन जयमल उस छत के ऊपर खड़ा खड़ा दीवार पर खड़ा खड़ा पुनर्निर्माण करवा रहा था। अकबर के पास में एक बंदूक थी। इस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था। अकबर की प्रिय बंदूक थी। अकबर नीचे से निशाना लगाता संग्राम से। जयमल के पैर में गोली लगती। जयमल अंदर की तरफ गिर जाता। जयमल घायल हो जाता है। 4 महीने का घेरा डाला था अकबर ने। कितने महीने का घेरा था। 4 महीने के अंदर किले का राशन पानी खत्म होने को आ गया। किले का राशन पानी खत्म हुआ तो अब निश्चय किया गया अब और कोई तरीका नहीं बचा अपने पास में। अब क्या किया जाएगा। साका किया जाएगा। ये चित्तौड़ का कौन सा साका है 1568। कब की बात है। पहला साका कब हो रहा था 1303। दूसरा हो रहा था 1535। तीसरा कब हो रहा है 1568। अच्छा जब केसरिये की बारी आई सब केसरिये कपड़े पहन के बाहर जाने लगे। जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी। जयमल से खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो जब सारे सैनिक तैयार होने लगे तो जयमल जी रोने लग गए। तो सैनिकों ने दिखा रहे क्या हुआ क्या हुआ। जयमल जी रोने लगे। और जयमल ने कहा कि यार क्या दुर्भाग्य है कि वह दिन जिसका हमें इंतजार था वो दिन जब आज आया है। जब सारी महिलाओं ने अभी अभी अग्नि स्नान किया है केसरी अजोहर किया महिलाओं ने। सारे पुरुष तुम सब युवक जो खड़े हो केसरी कपड़े पहन पहन के खड़े हो बाहर लड़ने के लिए जाओगे। और आज वो लड़ाई दिखाओगे अकबर को कि सूर्य भगवान अपना रथ रोक देंगे कि तुम किस प्रकार से लड़े थे। वाकई चित्तौड़ के तीसरे साके वाली लड़ाई दुनिया के हैरतअंगेज युद्धों में से एक है। 8,000 के आसपास फौजी थे। इन्होंने इतनी मार काट मचाई थी कि अकबर की आधी से ज्यादा फौज सल्टा दी थी। अकबर के पास में कोई 70-80 हजार लोग थे। शाम तक 48,000 के आसपास मार देते हैं। पर ये 8,000 थे तो ये तो सारे मरने ही थे। तो उसने कहा कि भाई तुम लड़ने के लिए जाओगे तुम्हारे पास सौभाग्य है पर मेरी बदकिस्मती देखिए मेरे पैर में गोली लगी हुई मैं खड़ा नहीं हो पा रहा और मैं लड़ाई करने नहीं जा पाऊंगा। पहले बात तो यह होगी कि अकबर किले पे जब कब्जा करेगा तो मुझे उठा के ले जाएगा पता नहीं क्या क्या दुर्गति करेगा। चलो वो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी दुर्गति तो यह है कि जब सबके पास मरने का मौका आया सबके पास देश के लिए मर मिटने का अवसर आया उस समय मैं घायल होने की वजह से नहीं लड़ पा रहा हूं। रोऊं नहीं किस्मत पे तो क्या करूं। तो उन सैनिकों में एक सैनिक था उसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था। कल्ला राठौड़ नाम का एक सैनिक था। और उस कल्ला राठौड़ ने जयमल को कहा कि अंकल यार रो मत से आप तो मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लो। कहां बैठ के लड़ाई कर लो। तो जयमल ने किसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया। तो हम कहते नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे थे ऊपर से 2 हाथ चल रहे थे जयमल के। उस दिन कल्ला यूं लग रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी अवतार में नीचे उतर गए। कल्ला 4 हाथों का देवता कहलाता है। क्या कहलाता है। देखो आर 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 देखिए आपने वो सीन जयमल कल्ला राठौड़ का है। वो सीन किसका है जिसके अंदर वो उसके कंधों पे बैठ के लड़ रहा है। नीचे से वो 2 हाथ उसके चल रहे हैं ऊपर से 2 हाथ। वो वास्तविक सीन यदि किसी का है तो किसका है जयमल और कल्ला राठौड़। चित्तौड़ के कौन से साके के अंदर लड़े थे और जयमल और कल्ला राठौड़। और एक उधर कौन लड़ रहा है आपका पत्ता। चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा पड़ता है रामपोल। कौन सा दरवाजा है। उस रामपोल पे लड़ता हुआ पत्ता मारा गया था इसलिए पत्ता की छतरी कहां पर बनी हुई है राम। चित्तौड़ के किले में 2 दरवाजे और है। एक दरवाजे का नाम है हनुमान पोल। क्या नाम है। एक दरवाजे का नाम है भैरव पोल। क्या नाम है। इन दोनों के बीच में जयमल और कत्ता की छतरियां बनाएगी। जयमल और इस कल्ला राठौड़ की छतरियां। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कौन से दरवाजों के बीच में हनुमान पोल से भैरव पोल। पत्ता चुंडावत की छतरी कहां पर है लिख लो। पत्ता की छतरी बराबर रामपोल। पोल का मतलब क्या होता है दरवाजा। पत्ता की छतरी सैनिट ऑफ पत्ता बराबर लिख लो रामपोल।
पत्ता की छतरी कहां पर है? रामपुर। नीचे लिख लो जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां, सेनेटअप्स ऑफ जयमल एंड कल्ला राठौड़। अकबर इधर कब्जा कर लेता है किले के ऊपर। पच्चीस फरवरी 1568 को अकबर ने किले पे कब्जा किया। कब कब्जा किया? अकबर एक बार फिर वही गंदा काम करवाता है जो कभी अलाउद्दीन खिलजी करवा के गया था। वही चित्तौड़ के किले में 30,000 के आसपास की पब्लिक रहा करती थी। उसको भयंकर नुकसान हुआ, इसलिए खार खाया हुआ था और उसे लगाया यार 7-8 हजार लोग मेरी पूरी फौज को काट के चले गए, बदला किससे लिया जाए? किले के अंदर तो कोई बचा नहीं, निर्हीन निर्दोष पब्लिक बैठी जिनका कोई लेना देना नहीं, निहत थे लोग जिनको कैसे भी मारा जा सकता था, उनको घरों से बाहर निकाल निकाल के मार दिया गया। 30,000 लोग काटे गए। कितने लोग काटे गए? पर अकबर यहां जीतने के बाद में एक सिक्का जारी करता है अकबर अपने नाम का। उस सिक्के का नाम था एलची। कौन सा सिक्का जारी करता है? मुझे याद है ये एक बार सवाल था कि अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद यहां पे कौन सा सिक्का जारी किया था, तो कौन सा सिक्का जारी किया था? लिखो। एलची का वैसे मतलब होता है संदेशवाहक। क्या मतलब होता है? मैसेंजर। जो मैसेज देने वाला होता है उसको क्या बोला करते थे? एल्च। एक राजा दूसरे राजा के पास मैसेज भेजता तो जिस बंदे को भेजा जाता उस बंदे को क्या बोला करते? एल्च। ज्यादा शुद्ध शब्दों में कहो तो दूत। राजाओं के जो दूत हुआ करते उनको अपने यहाँ पे क्या बोला करते थे? एल्च। मैसेज दे रहा अकबर, हम चित्तौड़ जीत गए हैं, उसकी याद में हम क्या चला रहे हैं यहाँ पे? सिक्का। ये मैसेज है कि चित्तौड़ किसने जीत लिया है। पर अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित होता है। अकबर जयमल पत्ता दोनों की मूर्तियां लगवाता है आगरा के किले में। कहां पे लगवाता है? पर यदि आज आप आगरा का किला देखने जाओगे तो वहां पे मूर्तियां नहीं है। तो अब लगे यार ये मूर्तियां कहां पर चली गई, तो कहते हैं औरंगजेब ने इन मूर्तियों को गिरवा दिया था। किसने गिरवा दिया था? औरंगजेब जब राजा बना वो थोड़ा ज्यादा कट्टर हो गया था और उसने पूछा भाई ये दो कौन है, तो कहा साहब ये दो बहादुर हिंदू सेनापति थे, जयमल और पत्ता, उन दोनों की मूर्तियां। उसने अच्छा मेरे समझ में आ गया, ये तो बहादुर हिंदू सेनापति रहे, अपनी तरफ से लड़े होंगे, दुश्मनों को मारा होगा, इसलिए अपने राजा ने इनकी मूर्तियां लगवा दी। कौन से राजा ने लगवाई थी? सर आपके परदादा जी ने लगवाई, अकबर ने। पर सर सुनो बात पूरी, अपनी तरफ नहीं लड़े थे तो अपने खिलाफ लड़े थे और भयंकर ही काटा था सर अपने को, तो मूर्तियां कैसे लगवाई? क्यों? आपके परदादा जी इंप्रेस हो गए थे उनसे। उसने कहा परदादा जी की दिमाग की चक्रियां घूमी हुई थी, पटकोरे इन मूर्तियों को। तो जयमल ये वो जो औरंगजेब है जयमल पत्ता की मूर्तियां गिरवा देता है। तो हमें क्या पता है मूर्तियां थी कि नहीं थी। तो औरंगजेब के टाइम में एक यात्री आया हुआ था यहाँ पे, फ्रेंच था एक, बर्नियर। कौन सा यात्री आया हुआ था? और जिसने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर। कौन सी बुक लिखी थी? किसकी बुक है बताओ देखे? जैसे टोड की बुक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। वो मुगल साम्राज्य में घूम के गया तो उसने बुक कौन सी लिख दी? ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर। किसकी बुक है बताओ देखे? किसकी बुक है? और बर्नियर अपनी इस बुक के अंदर लिखता है कि मैं आगरा गया था, मैंने मूर्तियां देखी थी। औरंगजेब के टाइम में गया था, औरंगजेब के बाद ये मूर्तियां नहीं मिलती, इसका मतलब बर्नियर गया तब तक तो मूर्तियां थी, उसके बाद ये मूर्तियां वहां पर गिरा दी गई होगी। लिखो। पहले इन दोनों की मूर्तियां थी, हाथी पे बैठे हुए दोनों। जयमल राइट साइड के अंदर मूर्ति लगी हुई थी, लेफ्ट साइड के अंदर पत्ता की थी। तो अपने राजस्थानी का तो एक अच्छा सा दोहा ही है कि जयमल बढ़ता जीवण फत्तो डावी पास। राइट राइट को राजस्थानी बोलते हैं जीवणो और लेफ्ट को राजस्थानी बोलते हैं डाओ। क्या बोलते हैं बताओ देखे? राइट को क्या कहते हैं? जीवना, और लेफ्ट को क्या कहते हैं? तो दो आई है कि जयमल बढ़ता जीवना। बढ़ने का मतलब घुसते ही, बढ़ने का मतलब क्या होता है? आपको अंदर आना हो तो कोई दूसरा कहेगा बढ़ जा, मतलब क्या है? अंदर आ जा। तो जयमल बढ़ता जीवना कि जयमल घुसते ही कौन सी साइड के अंदर था? राइट। फत्तो डावी पास, और फत्ता कौन सी साइड के अंदर था? डावी मतलब लेफ्ट। हिंदू चढ़िया हाथियां, वो दोनों हिंदू किस पर चढ़े हुए थे? अड़ियो जस आकाश। और उनका यश, उनकी कीर्ति किसको छू रही थी? आसमान तक उनकी वीरता की बातें पहुंच रही थी। वो दोनों किस पे बैठे हुए थे? हाथियों पे। कौन कौन दोनों? अच्छा, अब यदि आगरा किला देखने जाएंगे वहां ये मूर्तियां नहीं है, बर्नियर वाली किताब में इनका वर्णन जरूर मिलता है कि वहां पर ये मूर्तियां थी। अब यदि आपको ऐसी मूर्तियां देखनी हो तो बीकानेर का एक किला है जूनागढ़। बीकानेर में कौन सा किला है? हम आगे पढ़ेंगे। बीकानेर में एक राजा हुए थे राय सिंह। कौन राजा हुए थे? और राजा राय सिंह ने बीकानेर में भी ये मूर्तियां लगवाई थी। तो आज यदि जयमल पत्ता की मूर्तियां देखनी हो तो आपको कौन सा किला देखना चाहिए? अब अकबर ने चित्तौड़ किले पे कब्जा कर लिया। क्या अकबर चित्तौड़ के किले पे जैसे कब्जा करता है उदय सिंह संधि करने के लिए आ जाता है? ना। उसे लगा कि मैं चित्तौड़ पे कब्जा करूंगा तो उदय सिंह मेरे से क्या कर लेगा? संधि। उल्टा उदय सिंह वेट कर रहा है कि तू पहाड़ों की तरफ आ, फिर मैं देखता हूं। पर अकबर के समझ में है कि यार सेना मरी है बहुत भयंकर वाली, और उदय सिंह अब भी अपने से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और यदि अपने पहाड़ों में गए तो लफड़ा हो सकता कुछ ना कुछ। तो अकबर पहाड़ों में गया ही नहीं। अकबर ने और दिमाग लगाया और अकबर को लगा कि यार इसका मतलब राजस्थान वाले लड़ने से तो बाज नहीं आएंगे, लड़ाई तो कितनी भी कर ली जाए तो ये लड़ने के लिए हमेशा क्या रहेंगे? तैयार। फिर उसने एक दिमाग दूसरा लगाया कि मेवाड़ वालों के पास में से क्या ताकत है कि मेवाड़ वाले झुकने के लिए तैयार नहीं है।
कि यार हमने उनके एक राजधानी पे कब्जा कर लिया, उसके बावजूद राजा पहाड़ों में बैठ के मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब उधर जाऊं तो वो मेरे से लड़ाई कर ले। वो डर नहीं रहा है, वो संधि करने के लिए तैयार नहीं है। इसका बाप सांगा जो था वो मेरे दादा से हार गया था, उसके बावजूद उसने संधियां नहीं की थी। ऐसा क्या है इनके पास में? तो लोगों ने कहा साहब मेवाड़ अकेला नहीं है, राजस्थान के राजाओं का नेता है मेवाड़, इसलिए राजस्थान वाले सारे राजा किसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आसपास की सारी रियासतों से मेवाड़ को सहायता मिलती है। अकबर ने कहा अच्छा, यदि जो आसपास वाले राजा हैं इनको मैं दोस्त बना लूं तो ये फिर मेवाड़ के दोस्त नहीं होंगे, ये मेरे दोस्त बन जाएंगे, फिर मेवाड़ अकेला रह जाएगा, और अकेला रहेगा तो मैं इनको झुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो बताओ मेवाड़ का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कहा साहब बूंदी। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बूंदी वाले सबसे अच्छे दोस्त है, बूंदी वाले इनको सबसे अधिक सहायता पहुंचाते हैं। पता लगाओ भाई बूंदी का राजा कौन है? कहा सुरजन। कौन है बूंदी का राजा? सुरजन। कहां बैठा हुआ पता लगाओगे सब? रणथंभौर। कहां बैठा हुआ है? इसलिए अकबर अकला अटैक रणथंभौर पर कर देता है। 68 में उसने चित्तौड़ जीता है, 69 के अंदर उसका अटैक कहां पे? और मैंने बताया था सुरजन लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन आमिर वाले भगवंत दास ने जाके संधि करवा ली। अकबर अपने संघर्ष की नीति छोड़कर सहयोग की नीति पर आ गया था। पढ़ा हमने? तो 68 के अंदर उसको चित्तौड़ मिल गया, और 69 के अंदर उसको क्या मिल गया? रणथंभौर मिल गया। और बूंदी मेवाड़ से क्या हो गया है? अलग। पर मेवाड़ वालों का बूंदी अलग हो तो हो, बूंदी नहीं तो लाडू आएंगे अपने पास, तो कोई ना कोई तो अपनी तरफ से लड़ने के लिए आएगा। ये पहाड़ों में अपनी लोकेशन वापस कर रहे, अपनी सेना वेना वापस तैयार कर रहे कि अपने वापस हमला करना है, अकबर का वापस हमला होगा तो वापस लड़ाइयां करनी है। वहां ये सब तैयारियां चल ही रही थी। गोगुंडा को राजधानी बना रखा है। उदय सिंह कहां पर बैठे हुए? उन पहाड़ियों के बीच की जो जगह है वो जगह कौन सी है? और यहाँ गोगुंडा के अंदर उदय सिंह की डेथ हो जाती है होली के दिन। कौन सा त्योहार था? 28 फरवरी 1572। कौन सा दिन है वो? 28 फरवरी 1572। कौन सा त्योहार था? कौन सी जगह पे? किसकी मृत्यु होती है? तो उदय सिंह अंतिम संस्कार भी कहां पर हुआ? गोगुंदा। तो उदय सिंह की छतरी पर कहां पर बनी हुई है? गोगुंदा। याद रहेगी बात? लिखो। प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह जी मरते मरते महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद राजा नहीं बना के गए, प्रताप के छोटे भाई को राजा बना गए। छोटे भाई का नाम था जगमा। राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज होता कि भाई एक राजा के खूब सारे बेटे हैं, है ना? कहते उदय सिंह के 28 बेटे थे, प्रतापन जगमालरी कितने भाई थे? 28 भाई थे। तो जब उदय सिंह जी मरे, उदय सिंह जी मरे तो अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे, तो वह बेटा जो अगला राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। राजा का वह बेटा जिसे अगला राजा घोषित किया गया है वह पिता के अंतिम संस्कार में भागे, बाकी सब परिवार वाले जलाने के लिए जाएंगे, वो नहीं जाएगा। ऐसा माना जाता था कि राजा के किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, तो न तो कोई बाल कटवाता था, ना रोता था, ना पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेता, बल्कि उसके लिए कहा जाता कि तू राज तिलक की तैयारियां कर, हम लाश को जला के आ रहे हैं, तब तक तू नहा धो के तैयार रहना, आते तेरे को राजा बनाएंगे, क्योंकि राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब अगला राजा कौन बनेगा इनमें से? जगमाल। तो अंतिम संस्कार में भाग कौन नहीं लेगा? अच्छा, उदय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? गोगुंदा। तो गोगुंदा में अंतिम संस्कार हुआ, वहीं छतरी बनी हुई है। गोगुंदा हम जब जलाने के लिए लेके गए, अब उदय सिंह मेवाड़ के राणा जी मरे, सारे सामंत आएंगे, अंतिम संस्कार जनता ही आसपास की खूब सारी, अब जनता इकट्ठी हो रखी, सामंत इकट्ठे हो रखे, और वहां पर सबने देखा कि वहां पर प्रताप खड़े थे। कौन खड़े थे? लोगों को लगता था उदय सिंह के बड़े बेटे कौन है? प्रताप। तो राजा भी कौन बनेंगे? प्रताप। अब जनता ने जो प्रताप खड़े तो खुसर पुसर होनी शुरू की, प्रताप यहाँ के कैसे है, प्रताप यहाँ कैसे है, ये तो रिवाज तोड़ रहे हैं, बड़ा जो बेटा राजा बनता है वो तो अंतिम संस्कार में भाग ही नहीं लेता, ये यहाँ पे क्यों आ गए? तो फिर खुसर पुसर हुई, तो किसी ने पूछा प्रताप से, भाई आप यहाँ कैसे? अपना तो रिवाज है कि जो भी अगला राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भागे। प्रताप ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो आपको पता नहीं होगा शायद, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, बल्कि राजा किसको बना गए? जगमाल को राजा बना के चले गए। इसलिए जगमाल तो घर पे, देखो जगमाल नहीं आया हुआ यहाँ पे, और मैं जब राजा नहीं बनूंगा तो मैं तो पिता के अंतिम संस्कार में आऊं, बाकी वाले सारे भाई हम आए हुए। वहां मेवाड़ की जनता बगावत कर देती है। मेवाड़ जनता ने कहा नहीं साहब, इस समय जब देश संकटों से घिरा हुआ है, इस समय जब देश मेवाड़ अकबर जैसे बड़े शत्रु का सामना कर रहा है, उस समय किसी योग्य आदमी के पास में सारी सत्ता होनी चाहिए, और उदय सिंह के सारे बेटों में सबसे योग्य आदमी कौन है? प्रताप। आप योग्य हो, बहादुर हो, योद्धा हो, अच्छे प्रशासक हो, यदि आप मेवाड़ नहीं संभालोगे तो मेवाड़ अपने हाथ में नहीं बचेगा, मेवाड़ अपने हाथ से कभी भी निकल जाएगा। इसलिए हमें जगमाल राजा के रूप में नहीं चाहिए, हमारा राजा कौन होना चाहिए? तो प्रताप ने कहा बात तो सही है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जो पिताजी करके जाएंगे वही होगा। तो वहां खड़े थे सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। सलूम्बर के कौन खड़े थे?
और हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत। कौन करेगा? और कृष्णदास जी आगे आए, कृष्णदास जी ने आगे आगे कहा कि ये तय कौन करेगा कि मेवाड़ में राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका फैसला महाराणा के पास नहीं है, इसका फैसला सलूम्बर के सामंतों के पास में है। मेरे पूर्वज चुंडा ने उस दिन राज छोड़ा था, तब कहा था कि मोकल राजा बनेगा और मैं सलूम्बर लूंगा। तो उस दिन कहा गया था कि सलूम्बर का सामंत बताएगा कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसलिए हमारा राजा जगमाल नहीं है, हमारा राजा कौन है? और नारे लगाए गए कि हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप। तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में कर लिया था। कहां पर कर लिया था? वही राजा घोषित करके लाए और प्रताप को कंधों पे बिठा के नारे लगाते हुए आए। जगमाल इधर साफा वाफा बांध एकदम तैयार था। जगमाल लगा आएंगे राते, मेरे तो बस क्या निकालना है? तिलक ही निकालना है। जगमाल ने सुना क्या नारे चेंज, जब जगमाल उसने अरे अरे पता ही नहीं आपको, नारा चेंज करो, हमारा राजा कैसा हो? महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा तो प्रताप को बिठाया और प्रताप को बिठा के उसका क्या कर दिया? तो प्रताप को उसके पिताजी राजा नहीं बना के गए थे, जनता राजा बनाती है। कौन राजा बनाती है? तो कितना जनप्रिय रहा होगा कि मेवाड़ की जनता ने अपने राणा के आदेश को अस्वीकार कर दिया था। उदय सिंह जी क्या कह के गए उसे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा? तो प्रताप का राज तिलक कौन करते हैं? इन्हीं के पास अधिकार था। कहां पे करेंगे? गोगुंदा। उदय सिंह की डेथ गोगुंदा में, जो राज तिलक भी कहां होगा? गोगुंदा। अब राज तिलक तो राजा का उसी दिन हो जाता था जिस दिन पहले वाला राजा मरता। आज राजा मरा है, अंतिम संस्कार क्या हाथों हाथ क्या कर दिया करते? राज तिलक। तो अब उसमें तो अब मर तो आदमी कभी भी सकता, जिस दिन मरेगा उस दिन हो जाएगा। पर राज तिलक समारोह जो करते, राज तिलक का जो फंक्शन करते, वो थोड़े दिन बाद में करते, मुहूर्त देख के करते। अच्छे मुहूर्त में राजा बनना चाहिए, तो कहा भाई राजा तो एक बार बना दो, फिर राज तिलक का फंक्शन दोबारा करेंगे, तब दोबारा अपने इसके राज तिलक वगैरह और कर लेंगे। तो प्रताप को बाद में कहा गया राज तिलक समारोह का टाइम पीरियड देखो, थोड़े दिन बाद में शुभ मुहूर्त देखा गया, तो कहा राज तिलक समारोह अब थोड़े दिन बाद करेंगे, करो काम। तो राजा हमेशा राज तिलक समारोह राजधानी में हुआ करते, राजधानी चित्तौड़, और चित्तौड़ पे तो 1568 में अकबर कब्जा करके बैठ गया, तो अब कहां जाए? तो अपने संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कोंबलगढ़। तो प्रताप ने अपना राज तिलक समारोह बाद में कहां पर करवाया था? समारोह का मतलब पूरा फंक्शन, समारोह का मतलब ढंग से पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, समारोह का मतलब आसपास के सारे राजा इनवाइट किए जाएंगे कि हमारे फंक्शन है, सारे भाग लेने के लिए आओ। ये वैसा ही है जैसे आप ये मान लो कि आज चुनाव का रिजल्ट आया, और आज चुनाव का रिजल्ट आया, पता चला कांग्रेस की सीट इतनी और बीजेपी की सीट इतनी, तो कहा भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री किसका बनेगा? कांग्रेस का। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, तो मुख्यमंत्री तय हो गया। फिर का शपथ ग्रहण समारोह 10 दिन बाद होगा, होता है। और शपथ ग्रहण समारोह का मतलब है कि फंक्शन होगा बाकायदा, फंक्शन में आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। तो प्रताप का राज तिलक कहां कर दिया गया था? गोगुंदा। पर उनका राज तिलक समारोह कहां पर मनाया गया था? कुंभलगढ़। मैं कहता हूं आसपास के राजा इनवाइट किए जाते हैं, तो मारवाड़ के एक राजा यहां पर आए हुए थे, चंद्रसेन। प्रताप की बहन की शादी की हुई थी चंद्रसेन से, तो वैसे भी रिश्तेदार थे, पड़ोस के राजाओं को बुलाते ही थे, ये बड़े राजा थे, तो इनको भी कहा भाई आप भी आ जाओ, इनवाइट कर लिया। चंद्रसेन उन्हीं दिनों अकबर से लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? और हम आगे पढ़ेंगे कि जिस प्रकार प्रताप मेवाड़ में अकबर से लड़े थे, उसी प्रकार चंद्रसेन कहां पर अकबर से लड़े थे? मारवाड़ में। तो हम आगे पढ़ेंगे कि चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है। चंद्रसेन क्या? मारवाड़ का प्रताप। तो यकीनन प्रताप के बहनों ही लगते हैं, प्रताप के राज तिलक समारोह में आए हैं, उसी टाइम अकबर से लड़ाई कर रहे हैं, तो अकबर वाली बातचीत भी हुई होगी। चंद्रसेन से पूछा भाई तुम्हारे क्या चल रहा है उधर? चंद्रसेन ने कहा भाई लड़ाइयां चल रही है, कभी लठ पड़ जाते हैं, कभी लठ मार लेते हैं। प्रताप ने पूछा मैं क्या करूं? तो उसने कहा तुम भी, तुम्हारे पिताजी लड़ाई चालू कर रखी है, तुम्हारे पिताजी 68 से चल रही है तुम्हारी तो लड़ाई, और चालू रख लो अपने। तो ठीक है, प्रताप ने कहा और ही ठीक है अपने तो बात। उधर ये बात अकबर को पता चली कि भाई राजा चेंज हो गया, 1572 में उदय सिंह जी की डेथ हो जाती है, नया राजा कौन बन गया? महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने अपने जीवन में अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर से संधि का कोई भी उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तो अकबर जानता था कि यार उदय सिंह तो पूरी जिंदगी नहीं माना, अपने से संधि नहीं किया, अधीनता नहीं मानी, अब नया नया लड़का राजा बना है, राजा चेंज हुआ है, क्या पता ये मान जाए। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? कौन कौन है चारों? नाम बताओ। मानसिंह। कोर्ची बोलचाल में बहुत अच्छा बंदा था, कोर्ची दूत ही था, यही काम करता, राजाओं के साथ बातचीत करने का यही काम करता। 1572 में प्रताप राजा बनते अकबर ने कोर्ची को भेजा, कोर्ची अपनी तरफ से बधाई दे। क्या राजा महाराजा आसपास में कोई राजा बनता बधाई भेजते, भले आपस में दुश्मन है तो भी एक दूसरे को बधाइयां वगैरह भेज दिया करता। ये आज भी है। मैं कहता हूं अभी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चेंज होगा, शहबाज शरीफ शपथ लेंगे, इधर से प्रधानमंत्री मोदी की बधाई जाएगी, भले ही अपनी नहीं बनती है। ऐसा होता है, जनरल शिष्टाचार होता है, उस शिष्टाचार का फॉलो किया ही जाता है, पालन करते हैं उसका। बनती हो तब तो बाकायदा बुला लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह। मुझे याद है मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो आसपास वाले कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुला लिया था,
कि आओ यार सारे, और पाकिस्तान वालों ने वहां से बधाई भेज दी। उनको लगता है यार जाएंगे तो पाकिस्तान की जनता नाराज हो जाएगी, इधर वालों अपने वालों को लगता है अपने जाएंगे तो इंडियन जनता नाराज हो जाएगी, पर फिर भी बधाइयां भेजते हैं। यार कोई बात नहीं, आप बने हो, नए बने हो तो हमारी तरफ से बधाई तो ले लो। तो कोर्ची को अकबर ने भेजा कि भाई जा अपनी तरफ से बधाई दे के आ जा, और बात करे थोड़ा पूछ लेना क्या प्लान है बंदे का आगे। कोर्ची गुलदस्ता लेके आया। कोर्ची ने आगे महाराणा प्रताप कहा मैं अकबर का दूत हूं, और बादशाह अकबर ने आपके लिए हृदय के अंतिम तल की गहराइयों से शुभकामनाएं भेजी, हमारी तरफ से हमारा बुके भी स्वीकार कीजिए। और प्रताप ने कहा थैंक यू, बैठो चाय पानी पियो भाई। तो उसने बातों में पूछा भाई क्या क्या प्लान है आपका आगे। प्रताप ने कहा सेम। कौन सा? कोई डेडी वाला जो पापा कर रहे थे। कोर्चिन का थोड़ा बहुत चेंज, कोई स्लाइटली थोड़ा बहुत ना, कुछ भी आगे भविष्य में, निकट भविष्य में कभी कुछ करो करना पक्का। उसने कहा। कोर्ची वापस गया, कोर्चिन जाके अकबर कहा भाई आदमी ने साफ साफ क्या कर दिया, मना, और वो किसी भी तरीके से संधि करने के लिए तैयार। अकबर समझदार आदमी, अकबर को लगा नहीं यार बातचीत करने से बातचीत बनती है, तो किसी नए बंदे को भेजा जाए। उसे लगा राजस्थान के राजा से बातचीत करनी है तो क्यों ना किसी राजस्थान वाले बंदे को भेजा जाए। यंग लीडर बनाया, एकदम यंग राजा बनाया, तो क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए। 32 साल के थे प्रताप राजा बने थे, किसी यंग को भेजा जाए। और प्रताप के दरबार में आमेर के एक राजा रहते थे, भगवंत दास। आमेर के राजा कौन है? आमेर अपने जयपुर, जयपुर के राजा जी कौन थे? और भगवंत दास जी के बेटे थे, उनका नाम क्या था? मान सिंह, बाप बेटे हैं। तो मान सिंह राजकुमार है और भगवंत दास क्या है? राजा। तो मान सिंह यंग ही एकदम। तो अकबर ने मान सिंह की तरफ देखा, और मान सिंह कहा भाई मान सिंह कितने दिन हो गए आमेर गए? उसने सर कई दिन हो गए। तो छुट्टी है, जाया कई दिन घूम के आजा, पर उदयपुर होके जाना। किधर से होके जाना? उदयपुर। और समझ गया ना तू? उसने कहा हाँ सर, प्रताप से बातचीत करनी है। कहा? तो यहाँ ऐसा कहा जाता है भाई मान सिंह यहाँ प्रताप से बातचीत करने के लिए आए। अब कौन है मान सिंह? है कौन? आमेर का राजकुमार। कौन है आमेर का? प्रोटोकॉल ये कहता है कि रूस का रक्षा मंत्री आएगा तो हमारा रक्षा मंत्री मिलेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री आएगा तो हमारा विदेश मंत्री मिलेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा तो हमारा प्रधानमंत्री मिलेगा, फलाना जगह कोई सूचना प्रसारण मंत्री आएगा तो अपना सूचना काउंटर पार्ट बराबर वाला मिलता है हमेशा ना। अभी कौन सा एक मैं भूल रहा हूं, रूस का अमेरिका का कौन विदेश मंत्री आया हुआ था? रूस का? कहां का? अभी थोड़े दिन चीन का। तो एस जयशंकर प्रसाद मिले थे। उसने बाद में कहा मुझे तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलाओ। उसने कहा और कि मुझे प्रधानमंत्री से मिला, इंडिया वालों ने मना किया, दिमाग खराब है, प्रधानमंत्री तेरे लिए बैठा है, तो विदेश मंत्री मिल लिए, तुम्हारा प्रधानमंत्री आएगा तब मिल लेंगे हम। तो भाई अपने प्रधानमंत्री बनता है, उनके राष्ट्रपति बनता है उधर, तो तुम्हारा राष्ट्रपति है तब मिल लेंगे, तुमसे किस बात का मिला जाए। तो काउंटर पार्ट वाला होता है, अपवाद अलग है, कई बार मिल भी लेते हैं, पर ज्यादातर ये होता है उधर से जो आया उधर से वो बनता मिलवा दिया जाए। प्रताप को पता चला आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए, तो उनका अपने राजकुमार को भेज दो। और प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। कौन थे? तो अमर सिंह को कहा बातचीत करने के लिए जाओ भाई। उदयपुर में शाम के टाइम में डिनर का प्रोग्राम था, डिनर पे मान सिंह को बुलाया हुआ था। तो एक तो होता क्या है कि भाई अपने घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, तो मेहमान तो आएगा डिनर पे लेट, अपने जाएंगे जल्दी, कार्यक्रम तो अपने को करना है। उस दिन मान सिंह आया जल्दी, अमर सिंह आया लेट। तो मान सिंह आगे वहां पर बैठ गए, आसपास जो नौकर चाकर खड़े, उनको कहा भाई कहाँ रहे तुम्हारे? सर आ रहे बैठो सर आ रहे। इतने में कहीं से अमर सिंह डोलता आया। तो अमर सिंह लिए कहा जाता है कि एक तो अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा था, गांव में कहते बहुत छड़ो है, उस टाइप का सतायु। तो आए सामने, अमर सिंह आगे सामने बैठ गया, सामने बैठ के मान सिंह टांगे लाए, दूर से नमस्ते गए, अंकल नमस्ते, वाईफाई चरण स्पर्श किए दूर से। मान सिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार ठीक है, और अंकल कैसे हो? तो मान सिंह ने पूछा तेरे पापा कहाँ है तेरे? तूने कहा पापा पेट दर्द हो रहा है उनका। उसे हंस हंस के जवाब दे कि मान सिंह से राह नहीं कर, मान सिंह थालियां फेंकी कदन तेरे बाप को जाके कि मैं तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। लोग मान सिंह कच्चा कहते हैं, बकवास करते हो। और वो वहां से पैर पीट के वहां से निकला। तो अमर सिंह और बदमाश, अमर सिंह ने पीछे लगे, अंकल ऐसे क्या गुस्सा कर रहे हो, बात तो सुनो एक, क्या है अब तेरे? कि वो क्या कर रहे थे आप, वो पापा का पेट दर्द कहां ठीक कर दोगे? तो मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लाना। अकबर के साथ उनकी बुआ की शादी हो रखी थी, तो अकेले क्यों आना, उसको साथ ही लेना, फिर हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मान सिंह ने कहा रुक तू। मान सिंह ने और पैर पटके और आगे बढ़ा। उसने अंकल लास्ट बात एक और सुनो, तो अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे? कि हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, बुआ जी के लिए ले जाओ। मान सिंह खार खाया हुआ गया यहां से। जून का महीना था, जून में आया था मान सिंह अपने, गर्मी में और गर्मी चढ़ी दिमाग में। और अकबर को जाका अब भी हाथों हाथ
अब क्या मुझे सेना दी जाए, मैं उन बाप बेटों को जाके बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अकबर ने, अरे क्या बात हुई, बात तो बता। क्या कहा प्रताप ने? प्रताप मिलने ही नहीं आया। क्यों? तो उसने कहा कि राजकुमार आता तो राजकुमार मिल लेता है, और उनका राजकुमार अमर सिंह बातचीत करने का। तो उसने क्या कहा? पूछो मत आप क्या कहा, आप सेना दो मुझे, मैं बताऊंगा उन बाप बेटों को मैं क्या कर सकता हूं। और अकबर के बात समझ में आ गई, हाँ यार बात तो सही है, राजकुमार जाए तो राजकुमार मिले, इसका मतलब राजा जाए तो राजा मिले। और उसने भगवंत दास जी की तरफ देखा। मान सिंह के पापा कौन थे? हाँ मेरे राजा कौन थे? भगवंत दास। और भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास सिंह समझ गया साहब जाना है मुझे, चला जाऊंगा। और उसने अपने बंदों को कहा कि मान सिंह के लिए कहा, भाई साइड में ले जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, थोड़ा चिल करो यार बंदे को। तो इस बार किसको भेजा गया? सितंबर के आसपास में भगवंत दास जी अपने यहां पर है। भगवंत दास जी आए तो प्रताप ने मुलाकात की, प्रताप मिले उनसे। प्रताप मिले तो भगवंत दास जी ने कहा कि देखो प्रताप, अकबर बड़ा राजा है, तुम्हारी पार तो पड़ेगी नहीं, तुम कैसे लड़ोगे उसके खिलाफ? देखो हम जयपुर वालों, जयपुर को तब आमेर बोलते, हम आमेर वालों ने संधियां कर ली, तुम भी अब संधि कर लो। प्रताप ने कहा भगवंत दास जी बात ऐसी है कि आज के लगभग 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से खानवा के मैदान में लड़ रहे थे, सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, आमेर का पृथ्वीराज गया था, क्योंकि उस समय मेवाड़ का झंडा बुलंद था और मेवाड़ के झंडे के नीचे सारे राजा आके लड़ा करते। अब चलो हम मेवाड़ वाले उतने शक्तिशाली नहीं है आजकल, आप आमेर वाले भी खूब शक्तिशाली हो। भगवंत दास जी एक काम करो, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे मेरे से आज लड़ा जाए कल लड़ा जाए। भाई मुगलों से संधि का मतलब है उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा। भगवंत दास जी ने कहा देख तेरे दादाजी नुकसान खूब ही करवा गए थे, और तू मैं अब भाई ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता कि नुकसान हो। प्रताप ने कहा फिर क्यों आते हो? कभी बेटा आता है समझाने, कभी बाप आ जाता है, घर रहा करो अपने। तो भगवंत दास जी को भी उसने भेज दिया। अकबर फिर भी धीरज वाला आदमी, अकबर ने कहा नहीं, वन मोर ट्राई। इस बार किसको भेजा गया? निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री था। टोडरमल कौन था? वित्त तो कहा गया कि भाई टोडरमल जी का, टोडरमल जी आए, टोडरमल जी यहाँ कई दिन रह के गए। टोडरमल जी आए, बातचीत की, पहले मेवाड़ वाले नेताओं वेताओं ने, वित्त मंत्रियों ने, सबने बातचीत की, फिर प्रताप भी मिले टोडरमल से। तो टोडरमल जी ने प्रताप से कहा कि प्रताप देखो घर की सी बात यह है, मैं तो आपको भाई मानता हूं, घर की सी बात बता रहा हूं कि मैं अकबर का वित्त मंत्री, और अकबर के पास में अथाह धन पड़ा है, अथाह, कितने भी साल लड़ाई कर लेगा तो भी उसका धन खत्म होने वाला। आप मेवाड़ वाले धन कहां से लाओगे लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए केवल जिगर की आवश्यकता थोड़ी है, बहादुरी की आवश्यकता थोड़ी है, पैसा चाहिए भाई साहब। बिना पैसे के लड़ाई कैसे करोगे? इसलिए संधि कर लो, लड़ाई में तेरा घाटा उसका, मर जाओगे यार फालतू में। प्रताप ने कहा टोडरमल जी आप तो आराम से रहिए, जितने दिन और रहना मेवाड़ के अंदर गुजारिए, कोई कमी हो तो मुझे बताना, और जब पधारो यहां से तो अकबर को जाके कहना कि लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दे, हमने तैयारियां शुरू कर दी है। और वो क्या कर रहे थे आप? धन। तो अभी मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, मेवाड़ के भामाशाह पैसा आ जाएगा हमारे पास, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अकबर ने 4 दूत भेजे, चारों से प्रताप ने संधि करने से यह दिखाता है कि वह व्यक्ति कितना स्वाभिमानी था। वह व्यक्ति, उसे जनता द्वारा राजा बनाया गया था, यह बात बताती है कि वह कैसे राजा थे, जनप्रिय। अकबर के 4 प्रयासों को उसने बेरंग लौटा दिया था, यह बात बताती है कि वो क्या थे, स्वाभिमान। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तब तो तरीका क्या बचता है? लड़ाई बचता है। और आपके विश्व का प्रसिद्ध युद्ध जिसे बच्चा बच्चा जानता, आप सब जानते हो, किस किस के बीच में युद्ध हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अच्छा अकबर खुद युद्ध में आया नहीं था, मुगल बादशाह खुद युद्ध में कम ही जाते, सेनापति भेजते। अकबर अजमेर तक आया था। कहां तक आया था? अजमेर तक आया। अजमेर में आने के बाद उसने अपनी सेना भेजी और सेनापति बना के भेजा मान सिंह को। किसको भेजा? पहली बार किसी युद्ध में अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था। वो युद्ध कौन सा? हल्दी घाटी से पहले मान सिंह किसी भी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं गया था। तो यहां पे अकबर की तरफ से सेनापति कौन है? मान सिंह, पहली बार इसी को बना। साथ में एक बंदा और भेजा, आसफ खान। कौन कौन 2 सेनापति भेजे? सुन लो एक बार, बाद में लिख लेना, एक साथ लिख लेना आप। एक तो मान सिंह और दूसरा कौन है आपके? किसके तरफ से सेनापति? अकबर खुद आया है क्या? नहीं, अजमेर तक आया। कहां तक आया? यहां से सेना देके उसने मान सिंह का, भाई जा सिमरन, लिया बदला लिया तेरा जाके। इधर प्रताप की तरफ से कौन कौन है? तो एक तो सलुम्बर वाले तो हमेशा हरावल में रहते हैं, तो कृष्णदास चुंडावत। सलुम्बर के कौन थे? कृष्णदास चुंडावत। ये सब। एक ग्वालियर के राजा थे रामसा तोमर। ग्वालियर के राजा कौन थे?
रामसा तोमर के बेटे के साथ में महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी, तो रिश्तेदार भी लगते थे। अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, तो ये अकबर से नाराज भी चल रहे थे। प्रताप चाहते थे कि वे लोग जो अकबर से नाराज चल रहे हैं उनका गठबंधन बना लिया जाए, तो इनको ग्वालियर वालों को इन्वाइट किया, भाई आप आ जाओ। तो ग्वालियर से साथ देने के लिए कौन है? रामसा तोमर। मैंने बताया था कि मुगल जब भारत में आए थे तब भारत में राज था अफगानों का, और अफगानों का राज खत्म करके मुगल भारत में स्टैब्लिश हुए, इसलिए अफगान हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे। और अफगानों को जब भी पता चलता कि कोई भी मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देने के लिए चले जाते। हम पढ़ रहे थे खानवा युद्ध में जब सांगा बाबर से लड़ रहा है तो महमूद लोधी और हसन खान मेवाती दोनों अफगान है, और दोनों किसकी तरफ से लड़ रहे थे? सांगा। इस बार अफगानों की सेना लेके आया हाकिम खान सूर। कौन है? और वास्तव में बंदे का नाम सूर नहीं था, बंदा खुद सूरवीर था। उसने कहा महाराणा प्रताप को आगे आगे खड़ा करो मुझे। ये कृष्णदास जी कहां खड़े होते हैं तुम्हारे अरावल में, साथ में मुझे बराबर ही खड़ा कर दो, मैं बताऊंगा मुगलों को क्या करना है। उसमें गजब लड़ा था हाकिम खान सूर। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों। कौन सेना लेके? तो अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाकिम खान सूर। ऐसे एक बंदे थे राणा पुंजा। कौन थे? यहां एक जनजाति रहती है भील, तो भीलों की सेना लेके कोई आए थे, तो वो कौन थे? तो भीलों की सेना का सेनापतित्व कौन कर रहे थे? अफगानों की सेना का। ग्वालियर से कौन है? सलूम्बर से। प्रताप खुद युद्ध में थे, उधर अकबर खुद युद्ध के मैदान में नहीं था, उसके दो सेनापति आए। कौन कौन? मान सिंह और आसफ खान। और मान सिंह को पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर यदि मान सिंह किसी युद्ध में बना था तो कौन सा युद्ध है? ये हल्दी घाटी वास्तव में दर्रा है। दर्रा समझते हो? पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। एक तरफ एक पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा। कौन सी पहाड़ियां? एक तरफ एक पहाड़ियां जिनका नाम है खमनोर। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का दर्रा है, एक बीच का पास है, उस पास का जो नाम था वो नाम क्या था? हल्दी। प्रताप ने ये जानते थे कि मुगलों की सेना बड़ी है और अपनी सेना कम है, इसलिए पहाड़ों में यदि युद्ध लड़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, तो इन्होंने इन पहाड़ों के इधर साइड वाले दर्रे में अपनी सेना लगाई। दर्रे में मुगलों की पूरी सेना एक साथ कभी भी घुस नहीं पाएगी, जितने जितने फौजी आएंगे अपने इधर सही रहेंगे एकदम। जैसे मुगलों की सेना इस दर्रे के अंदर घुसती है, आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे, तो शुरुआती हमला बहुत भयंकर हमला था मेवाड़ की तरफ से। मुगलों की तरफ से एक इतिहासकार इस युद्ध में खुद आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया हुआ था? बदायूनी मुगलों के दरबार का एक इतिहासकार है, युद्ध में एज सैनिक भाग ले रहा था, सोल्जर ग्रुप में आया हुआ था। बदायूनी लिखता है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना तेज था कि हम बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। कौन सी नदी के पास में? आगे आप पढ़ोगे खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है अपने बनास, कि इतना तेज हमला किया था कि हम बनास नदी के पास में को 16 किलोमीटर भागते हुए पीछे की तरफ गए थे। अब जब मुगलों की सेना भागने लगी, वापस भागने लगी, तो मुगलों की सेना में पीछे एक सैनिक खड़ा था बेचारा, मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर का नाम का सैनिक था। और उसको लगा कि यार आगे वाले तो भाग रहे, वापस आ रहे, तो उसको यूं अजीब लगा कि यार अपनी सेना तो भाग रही है, लड़ ही नहीं रही है अपनी सेना तो, और मेवाड़ वाले उनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। तो उस मिहत्तर खान ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया पीछे, कह रहे भागो मत, अकबर खुद आ रहा है, अकबर खुद आ रहा है। अकबर अजमेर तो बैठा ही था, तो उसने कहा अभी अभी सूचना ये कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है और बड़ी सेना आ रही है, इसलिए लड़ो तो सही। तो सैनिकों में थोड़ा जोश आया कि यार अकबर और सेना लेके आ रहा है, थोड़ा लड़ लेते हैं। डर लगा कि अकबर खुद आ रहा है, पता लगा भाग गए तो आगे सूंत देगा वो। तो बाद में सैनिक यहाँ पे आके लड़ने लगे थोड़ा बहुत। अब जब मुगलों की सेना वापस भागी दर्रे से, तो ये मेवाड़ वाले पीछे भागे तो इधर मैदान आ गए। दर्रा जैसे क्रॉस करते मैदान आ जाएगा, तो बाद में लड़ाई मैदान के अंदर होने लग गई। इधर मुगल खड़े, इधर सामने मेवाड़ वाले खड़े, आमने सामने जब लड़ाई चल रही थी, तो मानसिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह बीचों बीच हाथी पे खड़ा हुआ निर्देश दे रहा है, ये करो वो करो, तो प्रताप को बड़ा गुस्सा है। और प्रताप को लगा यार ये ठीक है, आमेर वालों से मेरी लड़ाई है नहीं, मेरी लड़ाई तो किससे है? मुगलों से। पर ये आमेर वाले कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, इस बार बेटा सेनापति बन के हो रहा है भाई, और बीच में निर्देश और दे रहा है। तो उसे गुस्सा है यार। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो प्रताप ने अपने चेतक को उधर मर्दाना की तरफ दौड़ाया, हाथी की तरफ दौड़ाया। कौन से हाथी पे बैठा हुआ था? चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। कहते चेतक एकदम मर्दाना के पास पहुंचता है, हालांकि मानसिंह ने चारों तरफ सिक्योरिटी लगा रखी थी, प्रताप उनको काट पीट के पास ही पहुंच गया एकदम। और चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दी, मतलब अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, सीधा सीधा एकदम यूं। ज्यादातर लोग आप वो कहानी जानते हैं कि प्रताप अपना भला फेंकते हैं, और मानसिंह अच्छा सेनापति था, वो होदे में बैठ जाता है, होदा होता है वो, तो उस होदे में बैठ गया तो भला तो उसके ऊपर से निकल गया। पर मानसिंह अच्छा सेनापति था। मानसिंह ने अपने हाथी की जो सूंड थी उसमें पहले से एक चाकू सेट कर रखा था, चाकू लगा रहा था। तो चेतक जब पैर वापस उतार रहा था तो अगले दोनों खुर कट गए।
उसके वहीं पैर वहीं रह गया, आगे आगे से पैर वाला हिस्सा वहीं रह गया। अब वो चेतक ने नीचे कदम तो रख लिया पर चेतक मूव नहीं करे, अब हिल नहीं पाए, इधर उधर हिल ही नहीं पाए। प्रताप को लगा यार घोड़ा अब तक सरपट दौड़ रहा था, अचानक घोड़े की क्या हो गया। उनके नीचे नजर गई तो देखा कि उसके दोनों पैर ही कट गए, आगे वाले खुर दोनों निकले। बिना खुर तो बेचारा घोड़ा कैसे चले। तो उन्होंने जैसे तैसे करके घोड़े को वहां से वापस खींचा, आसपास वालों काट पीट के वहां से बाहर निकले कि यार घोड़ा बेचारा मरने वाला, इसको तो बाहर लेके चले अपने। मैंने बताया था कि मेवाड़ का रणा किसी भी कारण से युद्ध के मैदान से बाहर निकलता, उसकी जगह कोई ना कोई सादड़ी का झाला लड़ता। जब सांगा बाहर निकले थे तब सादड़ी का झाला अज्जा था। इस बार जब चेतक की वजह से प्रताप को बाहर जाना पड़ा तो यहाँ पे थे झाला बिद्दा। कौन थे? इन्हीं का एक नाम और पड़ते, हम झाला मान सिंह, तो कई बार इनका नाम झाला मान मिल जाता है। तो झाला बिद्दा कर दो या क्या कर दो, झाला मान कर दो। तो प्रताप तो बाहर चले गए और झाला बिद्दा या झाला मान ने युद्ध का क्या क्या नेतृत्व। तो बाहर तो क्या गए, उससे बाहर निकलते आगे चेतक मर ही गया था। तो वहीं पास में उसकी छतरी बनी हुई है बलीचा, छतरी कहां बनी हुई चेतक की। पर तब तक मुगलों को भयंकर भयंकर नुकसान हो चुका था। मुगल जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागते ही यहां से गोगुंदा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मैंने बताया था गोगुंदा और इन पहाड़ियों के बीच का सा दर रहा था, तो बाद में कहां चले जाते हैं? कहते गोगुंदा में जाने के बाद में भी मुगलों को इतना डर था प्रताप का कि उनको लगा कि मेवाड़ वाले पीछा करेंगे और पीछा करके मारेंगे अपने को। तो गोगुंदा में जब रात को सोए उससे पहले चारों तरफ दीवार बनाई कि रात को कोई मेवाड़ वाला अटैक करके मार नहीं दे, और पूरी रात को पहरेदारी कर करके वैसे टाइम पास किया अपना। अगले दिन फिर अजमेर की तरफ इधर रवाना शुरू हुए। अकबर कहां तक बैठा हुआ था? अजमेर तक। तो बदायूनी वापस लिखता है कि गोगुंदा से अजमेर आने में हमारी हालत खराब कर दी थी। जून का महीना, राजस्थान की तपती हुई गर्मी, उन पहाड़ों के गांवों से चलना वैसे भी दूभर हो रखा था। बीच बीच में भीलों के गांव थे, भील जब तब हम पर आक्रमण कर दिया करते। हमारी पूरी सेना एक साथ तो चल नहीं सकती थी, राशन पानी वाले थोड़े पीछे रह जाए, जिनके पास बाहर है वो थोड़े धीरे धीमे चलेंगे, खाली चल रहा है वो तेज चलेगा। जो इसके पास में कोई आटा नमकन मिर्चें जो दे रखे वो बेचारी धीरे धीरे टुकड़ी आती कोई, तो वो टुकड़ी बेचारी पीछे रह जाती। भील पता नहीं 10-15 के ग्रुप में कहां पर अटैक करते, वो आटा छीन ले जाते। यदि किसी गांव से पानी लेने के लिए गए तो गांव वालों ने कूट कूट के मुगलों को मार दिया। तो बदायूं कहता है कि जैसे तैसे भगवान का नाम लेके अजमेर तक का रास्ता अदा किया था। अजमेर यहां अकबर के पास पेश हुए। अकबर ने जाते पूछा, क्या भाई पकड़ लाया प्रताप को? तो नहीं। तो मार दिया? तो नहीं। संधि कर ली उसने? नहीं। तो हरा दिया? नहीं। क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और उसने मान सिंह आसफ खान कहा कि मंगता हूं आज के बाद मेरे दरबार में दिखे टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। अरे सर सुनो से मैं थप्पड़ मारूंगा, दिखना मत। तो मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में आना बंद। और अकबर ने कहा, उन्होंने कहा सर सुनो तो सही, पकड़ना इतना सरल नहीं है, मेवाड़ को जीतना इतना सरल भी। अकबर ने कहा मैं जा रहा, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पकड़ के लाते हैं, सर आप देख लो। तो 1576 के लास्ट में अकबर खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। उदयपुर के आसपास वाली जगह पर उसने कब्जा किया, यहां पर आके बैठा। मेवाड़ वालों को पता चला अकबर और बड़ी सेना लेके आ गया, इन्होंने खुद को फिर पहाड़ियों में शिफ्ट किया। वह पहाड़ों में लड़ेंगे, मैदान में तो लड़ाई हो नहीं पाएगी, तो पहाड़ियों में शिफ्ट। अब अकबर इधर उदयपुर के आसपास वाली जगह पे कब्जा करता है, दिल्ली अपनी टुकड़ियां में लाओ पकड़ गए। पर अब मुगल पहाड़ों में लड़ने के अभ्यस्त ही नहीं थे। पहाड़े आप जहां के लोकल हो, उन पहाड़ों को तो आप ज्यादा जानते हो। अब बेचारी कोई टुकड़ी पहाड़ों में छोटी छोटी टुकड़ियां जाती, पूरी जाती नहीं। मेवाड़ वाले पड़ते पता नहीं कहां से आक्रमण करते, उस टुकड़ी को मार देते। बेचारे बचे खुचे सैनिक भाग भूग के वापस आते, या कभी कोई टुकड़ी जाती उसको भी मिलते ही नहीं। वो टुकड़ी बेचारी दिन में भूख मर मुरा के शाम तक वापस आ जाती। अकबर ने फाइनली पूछा यार क्या कारण है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे, ऐसा क्या है कि तुम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे वहां तक, डेली मार मार खा खा के आते हो वहां से? उन्होंने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है जो रास्ते पता। अब रास्ता तो जिनको पता है उनको ही पता है। अकबर के थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि इन पहाड़ों में अपनी पार तो पड़ेगी नहीं। तो अकबर उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल के कर देता मुहम्मदाबाद। क्या कर देता? और अपने 2 बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक तो मान सिंह के अंकल थे जिनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़के गए हुए थे, तो इनकी पोस्टिंग यहीं पर कर दी, भाई आप ही उदयपुर संभालो। और एक बंदा था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम दूसरे बंदे का? अब अकबर समझदार आदमी था, अकबर ने दिमाग लगाया कि यार भाई मेवाड़ वाले इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे, इसका क्या कारण है। तो अकबर के एक बार फिर वही कारण समझ में आया कि 1568 में उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, उसके बावजूद भी उदय सिंह ने उससे संधि नहीं की थी। तो उसे तब समझ में आया कि यार उदय सिंह की शक्ति का बड़ा कारण है कि उदय सिंह को पास पड़ोस वाले सहायता देते रहते हैं। इसलिए उसने बूंदी के राजा को उदय सिंह से तोड़ दिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई थी कि 1569 में बूंदी पर अटैक करता है, राजा सुरजन उसके साथ में संधि करके उसको रणथंभौर का किला दे देता है। पढ़ा था हमने? तो लगा प्रताप के सहयोगियों को तोड़ा जाए।
तो प्रताप के सहयोगी कौन कौन है? पता चला साहब बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रताप के सहयोगी कौन कौन है यार? ये सहायता करते रहते हैं। तो अकबर ने अपना अगला अटैक वागड़ पे किया। ये वाली बात और जोरदार, डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ेंगे, मैं और ढंग से बताऊंगा। अकबर पहले बांसवाड़ा पर अटैक करता है। बांसवाड़ा का राजा अकबर से सरेंडर करता है। जैसे अकबर ने अटैक किया, उसने कहा साहब लड़ाई करने की हिम्मत नहीं, हम संधि करने के लिए तैयार। अकबर ने कहा करो संधि और लिखो कि आज के बाद प्रताप को कोई सहायता नहीं दोगे। ठीक है, आज के बाद प्रताप को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे। अकबर ने वेरी गुड, शाबाश, सब अपने दोस्त है। अब अकबर गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजा ने सरेंडर किया कि साहब हम भी आज के बाद प्रताप को कोई भी सहायता नहीं देंगे। तो अकबर को लगा भाई दो राज्य तो मेरी तरफ आ गए, कौन कौन? बांसवाड़ा और डूंगर। अकबर यहां से दिल्ली गया। अकबर जैसे दिल्ली गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, कैसा लगा हमारा प्रैंक? ये दोनों बाद में भी प्रताप की सहायता करते रहे। प्रताप के आसपास में राजस्थान के राजाओं में जो इंटेलिजेंस दिखाई देती है उतना पहले कभी नहीं रही होगी। ये शानदार तरीके से लड़े थे इस बार। ये देखो आप, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में मेवाड़, मेवाड़ के पास में मारवाड़, मारवाड़ के पास में सिरोही, सिरोही के पास में जालोर, जालोर के पास में ईडर। सबकी सीमाएं लगती है आपस में। डूंगरपुर में राजा आस्करण, बांसवाड़ा का राजा प्रताप सिंह है कोई, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है, दोनों के नाम, उधर भी प्रताप सिंह था, इधर भी प्रताप। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन, सिरोही में सुल्तान, जालोर में ताज खान। ताज खान अफगान है तो अफगानों की मुगलों की बनती नहीं। इडर का राजा नारायण दास। इडर का राजा कौन है? सारे मिले हुए आपस में, पूरा गठबंधन है, एक साथ गठबंधन है। लेकिन इस बार ढंग से एक जगह पे आके नहीं लड़ेंगे। सबकी सेनाएं एक जगह पे आके नहीं, एक जगह लड़ेंगे, मैदान की लड़ाई होगी। मैदान की लड़ाई में मुगलों की सेना अपने से लाख गुना ज्यादा है, उनके पास पूरे भारत से सैनिक भर्ती होते हैं। तो एक जगह लड़ेंगे तो मुगल पक्का जीत जाएंगे, तो बाद में वैसे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए एक जगह लड़ना ही नहीं, अपनी अपनी पहाड़ियों में लोकेशन लो। मेवाड़ वाले मेवाड़ में लड़ेंगे, डूंगरपुर डूंगरपुर में लड़े, बांसवाड़ा बांसवाड़ा में लड़े, जालोर जालोर में लड़े, मारवाड़ मारवाड़ में लड़े। का ठीक है। और यदि इनको डूंगरपुर बांसवाड़ा इन छोटी छोटी रियासतों को ये और कहा, यदि तुम्हें लगे कि अकबर के खिलाफ पार नहीं पड़ रही तो एक बार संधियां कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कम सेना लेके भी उनके साथ भिड़ने चले जाओ और तुम्हारी पूरी सेना मर जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो कहा ठीक है। ये पूरी बाउंड्री सील कर दी थी। मतलब ये नतीजा ये था कि सूरत बंदरगाह ना, सूरत बंदरगाह, सूरत बंदरगाह वो बंदरगाह था जहां से हज यात्री जाते। हज करने के लिए यदि जाना होता तो कौन से बंदरगाह से जाते? सूरत। तो सूरत को बोलते थे मक्का का द्वार, कि मक्का मदीना की यात्री करना तो कहां से जाना पड़ेगा? सूरत। इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया था, हज यात्रियों को हज करवाना बंद करवा दिया था। इसलिए कोई हज करने जाता तो अकबर को जाके कहते कि हमें हज करना है, फिर अकबर उनके साथ में सेना भेजता, वो सेना जाके सूरत छोड़ छोड़ गया थी। हालात ये थे। और फिर ये कि जब अकबर मेवाड़ पर अटैक करे तो अब उसने अपना पूरा फोकस कहां पर कर रखा है? मेवाड़। पूरा शक्ति लगा के बेचारा मेवाड़ में लड़ रहा है। इतने में पता चलता कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मारवाड़ में मुगलों के कैंप उड़ा दिए। तो अकबर की सेना भाग के किधर आएगी? चंद्रसेन। इतने में पता चले कि सिरोही वाला सुल्तान और जालोर वाला ताज खान दोनों आबू की पहाड़ियों में मुगलों के कैंप उठा गए, या सूरत की तरफ जो हज यात्री जा रहे थे उनको वहां से वापस भगा दिया, पकड़ लिया। इसलिए अब उनकी सेना भाग के कहां पे जाएगी? सिरोही और जालोर। इतने में पता चला साहब इडर वालों ने वहां पर और किसी के आपके गुजरात का टैक्स लूट लाए या गुजरात की तरफ आपका अटैक कर दिया, तो वो सेना उधर जाए। मुगलों की सेना तित्र बित्र कर दी थी। इसलिए महाराणा प्रताप के टाइम में अकबर पूरे राजस्थान में एक भी युद्ध नहीं जीतता। मतलब हालात ही कि यार सिरोही के सुल्तान ने ठोक लिया इनको, दत्तानी का पूरा युद्ध जीते हैं। मुगलों का सिंगल, बताया था दत्तानी का सिंगल बंदा नहीं छोड़ा है, सिरोही वाले पीट गए। भारत का मुगल बादशाह है, सिरोही में हार के गया। दुर्सा आडा तक को यहां पकड़ लिया था उन लोगों ने, बताई थी मैंने कहानियां। एक युद्ध नहीं जीतने दिया। वो जानते थे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा यदि अकबर से लड़ेंगे, अकबर ने अटैक किया, यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा लड़ते हैं तो पूरी सेना मर जाएगी। आप 15,000 आदमी यदि डूंगरपुर वालों के पास में, अकबर के लाख से लड़ोगे तो 15 मरेंगे। इससे अच्छा संधि कर लो, तो 15 बचे। अकबर यहां से गया तो अगला जब इनका युद्ध होगा तो भेज देना। इसलिए 1585 के बाद में अकबर ने राजस्थान पर अटैक करने बंद कर दिए थे। मतलब अकबर पूरे भारत पर अटैक कर रहा है। काबुल पर अटैक है, ठेठ कहां काबुल पड़ा है? कश्मीर पे अटैक है, बंगाल पे अटैक है, उड़ीसा पर अटैक है, साउथ इंडिया पर अटैक है, राजस्थान पे नहीं। आपके नाक के ठीक नीचे राजस्थान पड़ा है, आप राजस्थान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बंदे के समझ में आ गई थी कि आरएस का प्री पास नहीं होगा, इसलिए पटवारी दिया जाए।
इसलिए कश्मीर, काबुल, बंगाल, कंधार, साउथ इंडिया, उड़ीसा सब जगह अटैक कर लिया, लेकिन 85 के बाद में उसने राजस्थान पर कोई भी अटैक नहीं किया। तो इनका पूरा प्लान ही चेंज था। अलग अलग लड़ेंगे, अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे, एक दूसरे को इस प्रकार की सहायता पहुंचानी है कि भाई इधर वाला लड़े तो इधर वाला भी लड़ाई शुरू कर दे, ताकि मुगलों की शक्ति एक जगह ना लगे। वरना खानवा में लड़े थे, सारे एक साथ लड़े, हार गए। पूरा पूरा राजस्थान एक साथ एक युद्ध में हार के आ गया। वरना अब की बार ढंग से अपनी अपनी जगह लोकेशन ली हुई। सिरोही के राजा पर पहले एक बार अकबर ने अटैक किया था, तो अकबर ने सेना भेजता है, सिरोही राजा संधि कर लेता है। सिरोही राजा संधि करके आधी सिरोही अकबर को दे देता है। तो अब प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, दे दी, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो अपने। थोड़े दिनों बाद में दत्तानी वाला युद्ध लड़ता है वापस। इस बार शक्ति उसकी थोड़ी ठीक थी, दत्तानी वाला युद्ध लड़के आदि सिरोही अपने वापस छीन लेता है, मुगलों की पूरी सेना मारता है। तो मैंने तब भी आपको बात बताई थी कि महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी सुल्तान के साथ की थी, सुल्तान के साथ पोती की शादी की थी। सबके सब गठबंधन के अंदर थे। अब ज्यादातर तो रिश्तेदार और थे आपस में। ताज खान था तो ताज खान अफगान था, अफगानों की मुगलों से वैसे नहीं बनती। ताज खान पे अकबर ने सेना भेजी थी, तब ताज खान ने सरेंडर किया था। ताज खान ने भाई गलती हो गई, आइंदा से तेरे खिलाफ हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। अकबर बेचारा संधि करवा के यहां से वापस जाता, वो वापस कहता कि ना, तो मैं तुम्हारी संधि को स्वीकार नहीं करता हूं। तो अकबर यहां से कहां चला गया, वागड़। वागड़ चल गया, अकबर वापस गया तो मान सिंह आसफ खान आगे तैयार खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा प्रताप पकड़ लेना आप, हमने सुना था आपने पकड़ लिया। अगर उन्हें थप्पड़ मारूंगा दोनों, कल से चुपचाप दरबार में आ जाना कि यार हमने पहले ही कहा था, नहीं पकड़ में आ रहा, पहाड़ियां खतरनाक है वो। पर अब क्या किया जाए, नया सेनापति कौन भेजा जाए? तो एक नया सेनापति उतारा गया, शाहबाज खान। कौन सा उतारा गया? इन दिनों प्रताप ने कब्जा कर रखा था कुंभलगढ़। राजधानी कौन सी बनी हुई? चित्तौड़ तो आपके हाथ में नहीं, तो राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। शाहबाज खान को कहा भाई शाहबाज खान कुंभलगढ़ जा और कुंभलगढ़ पे कब्जा कर। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे 3 बार अटैक करता है। कितनी बार अटैक करता है? पार ही नहीं पड़ती। एक बार प्रताप को इनको लगा था कि यार कुंभलगढ़ अपने हाथ से निकलेगा, तो ये कुंभलगढ़ खाली करके पहाड़ियों की तरफ चले गए। तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे कब्जा करता है। अब उसे लगा ठीक है अब तो मेरा कब्जा हो गया। अचानक प्रताप 15 दिन बाद में वापस अटैक करते हैं, शाहबाज खान को भगा देते हैं, कुंभलगढ़ पे वापस कब्जा कर लेते हैं। अकबर के समझ में आ गया कि भाई शाहबाज खान के यहाँ पर पार नहीं पड़ रही। शाहबाज खान का ट्रांसफर किया पंजाब, कि तू पंजाब जा। तो साहब इधर मेवाड़ कौन देखेगा? तो एक नया सेनापति भेज रहे हैं। तो इधर मेवाड़ में एक नए सेनापति उतारे गए, रहीम जी। कौन भेजेगे? अब्दुल रहीम। रहीम जी को कहा कि रहीम जी आप जाओ। रहीम जी प्रेम के दोहे वही लिखने वाले आदमी। रहीमंदा का प्रेम का मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। पर रहीम जी वाकई बेहतरीन योद्धा थे। हम रहीम जी के बारे में केवल इतना जानते हैं कि रहीम जी कवि थे, पर रहीम जी की 2 बातें और बड़ी जोरदार है। रहीम जी बेहतरीनतम योद्धा हुए। मुगलों के जितने योद्धा हुए उनमें यदि टॉप 10 की कभी लिस्ट बनाई जाएगी तो उनमें यकीनन रहीम जी हमेशा आएंगे। रहीम जी उतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। इस धरती पर जब भगवान कृष्ण के टॉप 10 भक्तों की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें भी नाम किसका है? तो रहीम जी बहुत ही भले या सज्जन मनुष्य थे एकदम। तो रहीम जी कहा रहीम जी आप जाओ मेवाड़ में लड़ने के लिए। तो रहीम जी आगे, पर रहीम जी का मेवाड़ वालों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। और रहीम जी को ऐसा लगता था कि यार जो संधि करना चाहता उसे तो कर लो, जो करना ही नहीं चाहता, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता, वहां पे क्यों लड़ाई करनी? मेवाड़ वाले नहीं करना चाहते तो बैठे रहने दो यार, अकबर क्यों बार बार सेनाएं भेजता है? पर अब बादशाह ने ऑर्डर दिया तो आना तो पड़ेगा। तो रहीम जी आ गए यहाँ पे मेवाड़ में। यहाँ उदयपुर में पहाड़ियों में कोई जगह पड़ती थी शेरपुर। कौन सी जगह थी? वहां पे चुपचाप अपनी सेनाएं लेके बैठ गए, बढ़ने दो, अपने लड़ाइयां नहीं करनी। अच्छा पहले जब लंबे दौरों के लिए सेनापति जाते तो परिवार साथ लेके जाते, लुगाई टाबर सब साथ में हुआ करते। भाई आपको 3 साल किसी आक्रमण के लिए जाना तो परिवार साथ में ले जाओ आपका। तो बाद में रहीम जी ने अपने परिवार, जो बड़े बड़े सेनापति थे उनके परिवार साथ में थे, तो उन परिवारों को तंबू लगा के अपना सेट किया कि भाई यहाँ रहो, सैनिकों के तंबू लगा लिए, सेना यहाँ रहेगी। पर प्रताप पे कोई अटैक नहीं किया, चुपचाप बैठे रहते, सुबह शाम अपना शिकार खेल के आ जाते और अकबर के पास में मैसेज कर देते कि आज हमने अटैक किया था पर प्रताप हाथ नहीं आया। आज तो एकदम पास तक ही पहुंच गए थे, लेकिन वो पहले थोड़ा सा पहले निकल गया था। अकबर क्या कहे? अकबर वापस कहता वेल ट्राई बॉयज, वेल ट्राई, कीप इट अप, लगे रहो, अगली बार पकड़ में आ जाएगा पक्का। क्योंकि अकबर यदि ये कह दे कि प्रताप हाथ क्यों नहीं आया तो रहीम जी वापस पूछ ले कि भाई ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है, तो हम भी पता लगा लेंगे भाई ऐसे पकड़ना है। अब रहीम जी की तरफ से जब अटैक बंद हुए तो प्रताप को लगा कि यार आजकल अटैक ही नहीं हो रहे। क्या कारण है? मुगलों की तरफ से एक भी अटैक नहीं हो रहा, तो किसी ने कहा आजकल रहीम जी आए हुए हैं, रहीम जी अपने पर अटैक नहीं कर रहे। तुम्हें उनका ठीक है फिर अपनी तरफ से ही मत करो,
आपने थोड़ा पहाड़ों से बाहर आओ, तो पहाड़ों से बाहर आए, बाहर आके अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। भाई पहाड़ों में रहेंगे तो अनाज कहां से आएगा, अनाज तो मैदान से ही आएगा। तो अनाज लेके आना शुरू किया, हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, धन इकट्ठा करना शुरू किया, वापस तैयारियां की। पर रहीम जी के बाद में कोई ना कोई सेनापति आएगा, वो तो लड़ेगा, तो तैयारियां तो करके रखी जाए। इन बिटवीन एक दिन प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। अमर सिंह कोई उधर घूम रहे थे पहाड़ियों में, उन्होंने मुगलों के कैंप की तरफ देखा, कैंप में कोई है ही नहीं, कैंप शून्य पड़े एकदम। तो अमर सिंह पास तक ही पहुंच गया, तो आवाज लगाई जाके, भाई रेम जी किधर है। तो अंदर से महिलाओं की आवाज आई, भाई रेम जी तो बाहर गए हुए। तो उसने कहा और कोई पुरुष होगा उसको बाहर भेज दो, मुझे बात करनी है। तो महिलाओं ने कहा भाई आज हमारे घर पे कोई भी पुरुष नहीं है, सारे पुरुष बाहर गए। उसने कहा सच्ची। उसने कहा तुम सारी बाहर आ जाओ, फॉलो मी। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। अब महिलाएं बेचारी रोती पीड़ती, उसके बेचारी डाकी क्यों लेके जा रहा है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। और अमर सिंह ने नहीं चलो चलो महलों में रखेंगे, अरे क्या तंबुओं में क्या बैठी हो तुम, आ जाओ सारी आ जाओ। उनको गिरफ्तार कर लाया सबको। आगे महाराणा प्रताप अपने कैंप की तरफ खड़े, महाराणा प्रताप देखे ये अमर सिंह डोलता हुआ आ रहा है, पीछे महिलाएं बुरके में बेचारी रोती पीड़ती आ रही है। वो कौन है, कहां से लाया तुम। उसने कहा डैडी आप साइड में जाओ, मैं संभाल लूंगा। जो अरे है कौन ये तो बता। उसने वो रेमजी है ना कि हाँ, तो आज शिकार खेलने के लिए गए थे, तो मैंने कर लिया। मारना पड़ता बता, थप्पड़ मारूंगा, सॉरी बोले। महाराणा प्रताप अमर सिंह से सॉरी बुलवाते हैं, उन महिलाओं से खुद सॉरी बोलते हैं कि आप सब मेरी बहन बेटी के समान हो, गलती हुई मेरे बेटे से, आइंदा से दोबारा ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको घर वापस भेजा जाएगा, आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी, चाय पानी पीजिए, खाना खाइए आप। फिर रहीम जी के नाम पूरा एक लेटर लिखवाया, उसमें महाराणा प्रताप ने फिर लिखा कि रहीम जी गलती हुई है हमारी साइड से, दोबारा इस प्रकार की गलती हम नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में कभी भी महिलाओं और बच्चों को बीच में आकर किसी पर महिलाओं और बच्चों को बीच में नहीं लाएगा, इनको बंधक नहीं बनाया जाएगा, जो लड़ाई होगी वो सामने छाती आके करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। उन महिलाओं को वापस सम्मान वापस भेजते हैं। कहते जब वहां रहीम जी आए शिकार खेल कर, उन्होंने देखा कि डेरे खाली पड़े हैं पूरे, तो रहीम जी ने माथा पकड़ के बैठ गए, उनको समझ में तो आ गया कि मेवाड़ वाले उठा ले गया सबको। इतने में महिलाएं वापस पहुंची, तो रहीम जी ने पूछा कहां चली गई, तुमने कहा मंग तो तुम कहां रहते हो और घर पे रहा करो, ये तो भलाओ बेचारे महाराणा प्रताप का जो हमें भेजा है, वरना अमर सिंह तो पकड़ ले गया था हमें। और उन्होंने जाके पूरी बात बताई, उन महिलाओं ने कहा कि भाई रे कोई माँ बेटा दे तो महाराणा प्रताप जैसा दे कि दुश्मन की महिलाओं को भी इस कदर इतनी इज्जत कौन बख्शता है। उस समय मध्यकाल के अंदर दुश्मन की महिलाओं को बच्चों को इस प्रकार से हॉस्टेज बना लेना बहुत छोटी सी बात हुआ करती, और युद्ध की तैयारी में कोई भी अपनी साइकोलॉजिकल लीड के लिए ऐसा कर लिया करता कि उनके गिरफ्तार कर लो ताकि कम से कम उधर वाले आक्रमण तो अपने पे नहीं करेंगे। पर यदि कोई आदमी महिलाओं को इस प्रकार वापस भेज देता है, आप सोचिए वो कितना नैतिक चरित्रवान रहा होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया में योद्धा खूब सारे हुए हैं, यदि योद्धाओं की बात की जाए तो संगा के आसपास नहीं फटकते बाकी वाले, उसके हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं कान नहीं, फिर भी लड़ता घूमता रहता बाड़ी तक, बयाना तक लड़ने चला गया था। तो प्रतापन योद्धा के मामले में तो संगा के आसपास ही नहीं जा पाते। पर प्रताप इसलिए याद नहीं किए जाते कि वो बड़े योद्धा हुए थे, प्रताप इसलिए याद किए जाते हैं योद्धा से इतर उनके गुण बहुत ज्यादा बहुत अलग गुण थे, वो नैतिक चरित्रवान थे। जनता किसी राजा को याद कर रही है ना, इसका मतलब उसमें गुण अलग है। प्रताप पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ना आवश्यक नहीं है। सांगा को आप तभी जानते हो जब हिस्ट्री पढ़ते हो। कुंभा खूब महान राजा हुए होंगे, पर उनकी किताबें आपके तभी याद हुई है जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उनके बारे में तभी जाना है जब आपने हिस्ट्री पढ़ी। गांव का ठेठ अनपढ़ आदमी महाराणा प्रताप को जानता है, इसका मतलब उस बंदे में अलग बातें थी, तब कुछ है। तो कहते हैं उन्होंने वो लेटर दिया रहीम जी को ले जाके, तो रहीम जी के लेटर पढ़ के आंखों में आंसू आ गए थे। और रहीम जी ने तब कहा था कि प्रताप मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक काबिज रहेगी, मैं नहीं जानता कि शहंशाह अकबर का भारत में इकबाल कब तक बुलंद रहेगा यहाँ पर मैं एक बात जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप तुम याद किए जाओगे। तो दुश्मन आपके बारे में ऐसी बात कर दे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। क्या रहीम जी की बैग में पकड़ के ले गए, तो अकबर ने रहीम जी कहा रहीम जी लुगाइयां नहीं संभल रही, प्रताप को तो क्या ही संभालो, वापस आ जाओ आप। तो नया सेनापति उतारा गया। इस बार अकबर ने अपने एक अंकल को सेनापति बना के भेजा, अंकल का नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था, सुल्तान खान डाकी टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा भयंकर वाला आदमी था, और सुल्तान खान बहुत अच्छा सेनापति। सुल्तान खान यहां है, सुल्तान खान ने आगे अपने 4 जगह डेरे जमाए, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल, 4D, 4 जगह डेरे लगाए उसने। कहां कहां पे, दिवेर, देबारी, देसुरी और
कि उसने नोटिस किया कि यार मेवाड़ वाले मैदान में आके लड़ ही नहीं रहे, पहाड़ों में लड़ रहे हैं। और पहाड़ों में मुगल जब जाते हैं तो मुगल पहाड़ों में लड़ने का बेस्ट नहीं है, इसलिए मेवाड़ वाले मार लेते हैं, कूट लेते हैं इनको। तो क्या किया जाए, उसने कहा पहाड़ों को घेरो चारों तरफ से। कितने दिन तक पहाड़ में बैठे रहेंगे, पहाड़ में स्टॉक तो खत्म होगा। पहले जब किलों को घेर के बैठते थे तब भी तो साके करने पड़ते, इस बार पहाड़ घेर लो, सारे के सारे पहाड़ घेर लिए जाए। पूरी अरावली में जहां जहां ये बैठे हैं उन चारों तरफ से लॉक किया जाए, फिर देखते हैं क्या करेंगे। अजमेर वाले रूट पे जो एक जगह थी, उस जगह का नाम था दिवेर। कौन जगह थी? इस रूट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी था, क्योंकि मुगलों का अड्डा अजमेर था, इसलिए मुगलों की जो भी सप्लाई आया करती वो कहां से आती थी? अजमेर वाले रूट से आती, इस दिवेर वाले रूट से आती। और मेवाड़ वालों का पूरा ध्यान इस पे था कि मुगलों की सप्लाई चेन तोड़ दो। तो मुगलों की सेना यदि मेवाड़ में आके लड़ेगी तो खाना पीना तो करेगी, खाना पीना कहां से आएगा, उनका आटा कहां से आएगा? अजमेर से। वो बीच में लूट लो, फिर देखते हैं मुगल कितने दिन। तो मुगल बड़े परेशान रहा करते थे कि यार मेवाड़ वाले बीच में सप्लाई छीन लेते हैं। तो उसने कहा सप्लाई वाला जो रूट है यहां पर तो मैं बैठा हूं। और इस बार मेवाड़ वाले हाथ लगा के दिखाए। उदयपुर वाले रूट पे एक सेना लगा दी गई, वो सेना कहां लगाएगी? देबारी। पाली वाले रूट पे एक सेना लगाएगी, वो देसुरी। डूंगरपुर वाले रूट पे एक सेना लगेगी, देवल। चारों रास्ते जाम, बाहर मत निकलने दो। पहाड़ है, अब पहाड़ों के बीच में देखते हैं कितने दिन रहेंगे, या तो मरेंगे पहाड़ों में और या बाद में आगे सरेंडर करेंगे, बाकी इनके पास और कोई भी चारा नहीं। और चप्पे चप्पे चौकसी, पूरी रात चारों तरफ से सुरक्षा प्रहरी गूंजे वहां पर। और वाकई मेवाड़ वालों को जाम कर दिया सुल्तान खान ने। प्रतापन बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, चुपचाप बैठे हुए कि यार सुल्तान खान यहां से निकल जाए तो कुछ करे सुल्तान पर। सुल्तान खान दिवेर में आराम से मजबूती से बैठा। थोड़े दिनों में जब मेवाड़ वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, मेवाड़ वाले चुपचाप ही बैठे रहे, तो सुल्तान खान थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। और सुल्तान खान लगा कि ठीक है, मामला ठीक है। तो जहां पूरी रात सुरक्षा हुआ करती है, पूरी रात नहीं देते, अब रात में कहते 2 बार बस सुरक्षा लगा लो। पहले एक एक चौकसी बहुत अच्छी हुआ करती है, अब थोड़ी थोड़ी चौकसी में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप इसी मौके की तलाश में बैठे थे कि ये कब कॉन्फिडेंट होते हैं, कब थोड़े से लापरवाह होते हैं। इतने में त्योहार आया दशहरा। कौन सा त्योहार है? दशहरे पे हथियारों की पूजा होती है। हथियारों की पूजा के लिए अपने घरों में अब तक कहते हैं कि साहब हथियार की जब पूजा करते हो तो तलवार यदि म्यान से बाहर निकली तो अंदर तभी डालिए जब उसके खून लगे। उसके आप तलवार को म्यान से बाहर निकाल ली तो अंदर जब डालोगे उससे पहले क्या लग जाना चाहिए? खून। अब तो अपने घरों में तो क्या करते हैं, बकरा लाओ तो फिर खून और तो किसका लगाओ, इसका तो झटका करो कम से कम। तो कोई बकरे का झटका कर लिया, या कई बार और नहीं होता तो खुद की अंगुली काट के उसके थोड़ा खून लगाते हैं, बाकी डायरेक्ट म्यान के अंदर नहीं डाली जाए तलवार। राजा महाराजाओं के टाइम में युद्ध करते, दशहरे के युद्ध जरूरी हुआ करते। और दशहरे वाले जो युद्ध होते हैं उनको बोलते हैं टीका दौड़। क्या बोलते? टीके लगाए, हथियारों पे टीके लगाए, तिलक लगाए। अब तिलक लगाने के बाद में दौड़ करके युद्ध किए जाएंगे, वो युद्ध कौन से है? तो आसपास की किसी भी रियासत से छोटा मोटा पंगा चल रहा होता तो उस दिन थोड़ा उस पंगे को बड़ा करके आते, थोड़ा बहुत लड़ाई करके आते। और नहीं चल रहा है तो अपने किसी बंदे को कहते लड़, थोड़ा लड़ हमारे खिलाफ। 2-4 यूं ही एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पर छोटा मोटा युद्ध कर ही लिया करते थे। उन युद्धों को क्या बोलते, कब किए जाते? इस बार दशहरा आया हुआ, हथियारों की पूजा की मेवाड़ वालों ने, पहाड़ों में प्रताप हथियारों की पूजा करते हैं। अब सब टीका दौड़ किधर करवाए, अपने तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अपने तो जाम पड़े चारों तरफ से। प्रताप ने कहा इस बार दिवेर पर हमला करेंगे। कहां पर हमला करेंगे? दिवेर। दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है। अजमेर वाली के लिए उन्होंने चौकसी लगा रखी, इसलिए वहां तो उनकी सुरक्षा ज्यादा है। प्रताप ने कहा तभी तो मुगल सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने दिवेर पर हमला करेंगे। मुगलों के दिमाग में यह है कि यदि मेवाड़ वाले हमला भी करेंगे तो कहां करेंगे? देवारी, देसुरिया, देवर। सुल्तान खान इतना कॉन्फिडेंट है कि सुल्तान खान को लगता है कि यार दिवेर पर तो कोई भी हमला कभी भी किया नहीं जा सकता। एक दिन अचानक दिवेर पर हमला किया जाता, पूरी मुगल फौज मार दी। सर्जिकल स्ट्राइक है। सिंगल बंदा नहीं छोड़ा था दिवेर वाले युद्ध में, सब के सब मारे थे इन्होंने, भागने नहीं दिया था किसी को। और उधर से उनकी सहायता हो रही थी ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वो तीनों हो रहे, पहाड़ों के अंदर से ये निकले, बाकी पहाड़ों से वो निकल के घेर के मारा था दिवेर के अंदर। तो मुझे लगता है हिस्ट्री कितनी बाइस्ड हो सकती है कि भारत का इतिहास दिवेर के युद्ध के बारे में नहीं जानता, कि मुगलों की पूरी फौज काट दी गई, सिंगल आदमी नहीं छोड़ा गया। हार जीत के फैसले तो बहुत बाद की बात है, कोई जाके समाचार तो देता कि कोई बचा है कि नहीं बचा है। उधर सेनापति कौन है आपका? सुल्तान खान। अमर सिंह था प्रताप का बेटा। कहते हैं अमर सिंह ने सुल्तान खान के भला मारा था, आर पार निकाल दिया था। इतना भयंकर तरीके से सुल्तान खान को मारा था। यह युद्ध अमर सिंह की वीरता का चरम है कि अमर सिंह क्या योद्धा रहा होगा। वो दिवेर का युद्ध बताता है कि उसने सुल्तान खान जैसे सेनापति को भाले से बींद दिया था। दिवेर का युद्ध हमारे इतिहास का पूरी तरीके से खा गए। मतलब दिवेर के युद्ध के बारे में स्टूडेंट तभी जानता है जब आप ये कंपटीशन की तैयारियां करते हो।
वरना टाबर बीए एमए भी कर ले तो दिवेर का युद्ध कभी भी क्लियरली इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया 10th तक की किताबों में तो खाया हुआ है, भयंकर ढंग से खाया हुआ है। आगे वाले कोई बीए एमए करे तो उसके सामने दिवेर आए, पर वो भी इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि हल्दी घाटी आपने इतना हाईलाइट करके छोड़ दिया कि दिवेर उसके नीचे दब के रह गया। क्योंकि दिवेर को हाईलाइट किया जाता है तो इतिहासकारों के कई षड्यंत्र मंसूबे उनके जो भी है वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि दिवेर बताया जाता है तो क्लियर लिखना पड़े कि प्रताप जीते हैं। फिर किंतु परंतु वाली बात ही समाप्त हो जाती है कि इसमें कौन जीता था और कौन नहीं जीता। जब पूरी सेना ही मर गई सामने वाली, तो फिर तो इधर वाला पक्ष जीता आपके। दिवेर बताया जाए तो फिर ये बताना पड़ेगा इधर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सारे के सारे प्रताप के साथ में लड़े थे, इसका मतलब प्रताप एक संगठन बनाने वाले राजा थे। क्या बनाने वाले राजा थे? मेरे तो ये भी कभी समझ नहीं आया कि मिडाइवल के इतिहासकारों को इतनी इतिहास की समझ नहीं है कि अपने भारत में अक्सर एक बात की जाती है, मैं अच्छे अच्छे लोगों को ये बात सुनते हुए देखता हूं कि महाराणा प्रताप अकेले रह गए थे, बाकी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। अरे कहां नहीं दिया यार, पूरी बाउंड्री सील थी, सारे के सारे तो लड़े हैं साथ में, और कैसे लड़वाओगे आप साथ के अंदर? और सारे के सारे लड़े हैं इसलिए मेवाड़ इतना सफल हो गया। लड़ाई का तरीका अलग, अब एक जगह युद्ध नहीं कर रहे थे, अलग जगह लड़ रहे थे। ये अगलों की रणनीति थी, ये उनकी कूटनीति थी, कैसे लड़ना है। फिर मुझे सबसे जोरदार फैक्ट तो ये लगता है कि यार अमर सिंह ने सुल्तान खान को मारा था उस युद्ध के अंदर। ये फैक्ट अपने को पढ़ाया नहीं जाता। अमर सिंह के बारे में हम कुछ ही बातें नहीं जानते, उल्टा हमें अमर सिंह के बारे में क्या पता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन अमर सिंह बैठा बैठा घास की रोटी खा रहा था। किसकी रोटी खा रहा था? और एक वन बिलाव आया और उससे घास की रोटी छीन के भाग गया, और अमर सिंह रोने लग गया। हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सूत्यो दुख जाग्यो। कि अमर सिंह छोटा सा था, वो चीख पड़ा राणा का दुख, और राणा को लगा गया धिक्कार है इस जीवन पे, जब मैं मेरे बेटे को रोटी नहीं खिला सकता तो इस बाकी प्रजा की तो क्या ही रक्षा कर पाऊंगा। ऐसी कहानी है। मुझे कोई बताए कि जो आदमी सुल्तान खान जैसे सेनापति को भाले से पार कर देता है 1582 में, क्या 6 साल पहले वो इतना छोटा सा टाबर था कि उसके हाथ से रोटियां छीन छीन के भाग जाए? सुल्तान खान को जब वो भाले से मारता, उसे ठीक 2 साल पहले शेरपुर में जब वो महिलाओं को उठा के लेके गया, उसको ये भी पता किसको लेके जाना और किसको छोड़ के जाना। पर हमारे सामने अमर सिंह की छवि आज दिन तक किसी आप सामान्य आदमी से अमर सिंह के बारे में पूछे, हो गया यार और घास की रोटी वाला। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने बताया था उदय सिंह के पोता हुआ था, और उदय सिंह के पोता हुआ था उदय सिंह जी एकलिंग जी के धोख लगाने गए थे, 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, बताई थी। वो पोता अमर सिंह है। यदि अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया तो हल्दी घाटी के टाइम में अमर सिंह 17 साल का है। और आप कहते हो कि 17 साल का जो टाबर था वो घास की रोटी खाता रहता, पर दिन वन बिलाव छीन के भाग गया, और प्रताप ने कहा कि ओ पापा के पास आई डैडी, एक ही रोटी थी, अब तो मेरे पास रोटियां भी नहीं बची है। कहां से लाए ये कहानियां? हम खुद पढ़ते हैं कि उससे पहले 1573 में जब मान सिंह बातचीत करने के लिए आया तो उससे बातचीत करने के लिए कौन गया था? पर हमें वो मतलब तोता मैना टाइप की कहानियों में उलझाया हुआ है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह कभी नहीं पढ़ाया गया। उल्टा सुल्तान खान कहता है कि जब सारे मुगल फौजी मर गए थे तो महाराणा प्रताप घायलों के बीच में घूम के घायलों को उठा उठा के ला रहे थे अपने सैनिकों के साथ। सुल्तान खान घायलों में पड़ा था, मरा नहीं था सुल्तान खान, सांसें चल रही थी। तो प्रताप गए सुल्तान खान से बातचीत करने के लिए, तो सुल्तान खान ने पड़े पड़े महाराणा प्रताप को देख के नमस्ते किया, और महाराणा प्रताप का क्या वो कौन था जिसने मेरे भला मारा है? मैं ये डाकी टाइप का आदमी यार, मेरे सामने को आए तो वो मेरे आंखें देख के मर जाए, और कोई बंदा यार इस कदर भाला मार के गया, आर पार निकाल गया मेरे, कौन था वो? तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार अब इसको क्या बताएं कौन था। तो उनके खुद के पास में फौजी को दूसरा खड़ा था, उनको लगा मरने वाला आदमी है, पूछ रहा है, तो उन्होंने उस फौजी का आगे क्या कहा, ये था ये जिसने भला मारा था। उसने कहा नहीं यार ये नहीं था, लड़का दूसरा था यार, मैं उसके चेहरे मोहरे से पहचानता हूँ, लाल बम आंखें थी उसकी, और जब उसने मारा था तभी वो अलग ही दिख रहा था यार, उसको बुलाया जाए। तो कहते अमर सिंह कैंप में था, अमर सिंह को बुलाया गया, और महाराणा प्रताप ने कहा भाई ये तो मेरे वाला ही था, इसी ने मारा है तेरे को। तो सुल्तान खान अमर सिंह कहता कि शाबाश तुम एक वीर पिता के वीर पुत्र हो, वाकई यार मुझे मारा है तुमने। फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई कोई अंतिम इच्छा हो तुम्हारी तो बता दो। तो उसने कहा पानी पानी पिला दो। मरते आदमी को प्यास ज्यादा लगती है, सांसें टूट रही उसकी, अब मरे कब मरे बस ये था एकदम, तो पानी पिला दो। हिंदू धर्म कहता है कि मरते हुए आदमी गंगा जल पिलाया जाए तो ठीक रहता है, तो सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया। अब वो पानी पी लिया, उसकी आंखें बंद हो गई पर सांसें टूटे ही नहीं उसकी।
कालजा धक 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 करे। तो अब क्या किया जाए, मर ही नहीं रहा यार आदमी, अब न तो जिंदा है ना मरा हुआ है, अब ये कितनी देर लगेगी, इतनी देर तड़पेगा बेचारा और कोई इलाज नहीं। तो किसी ने कहा भाला जब तक बाहर नहीं निकालोगे ना तड़पेगा। तो दो ही तरीके, या तो इसका खून निकलेगा पूरा बाहर, धीरे धीरे खून निकल के मरेगा, या इसका भाला खींच दो तो मर जाएगा बेचारा, तड़पे तो नहीं, मरना तो है इसको। तो अमर सिंह को कहा कि भाला खींच दे बाहर। तो कहते अमर सिंह से भाला खींचा नहीं गया, तो इतना मोटा था वो कि उसके भाला अंदर रुक गया था पूरा। फिर अमर सिंह अपने दोनों पैर उसके पैरों पे लगा खड़ा होता है, जोर से भाला खींचता है, भाला खींचते सुल्तान खान मर गया था। वो अमर सिंह था। जिस अमर सिंह की कहानियां आपके पास ये है कि वो घास की रोटियां खाता था। उदय सिंह की कहानी आपके पास है कि घास के पत्तों में लेके गए थे उसको, और अमर सिंह की कहानियां आपके पास है घास की रोटियां। अच्छा, कहानियां इसी प्रकार की होती है। मैं कन्हैयालाल सेठिया का पुरजोर प्रशंसक हूं। मुझे राजस्थानी भाषा के जब जब कवियों के नाम लेने पड़ेंगे, कन्हैयालाल सेठिया मूर्धन्य साहित्यकारों के पहले नंबर पर आएंगे। और कन्हैयालाल सेठिया की वो कविता है पाथल और पीथल, जिसके अंश उठाए गए। पर सेठिया जी कवि है, इतिहासकार नहीं है। इतिहासकारों को तो समझना चाहिए कि कवि इस प्रकार की बातें लिख सकता है, कवि कल्पनाएं करता है, कल्पनाओं में इस प्रकार की चीजें लिखी जा सकती है। हिस्ट्री में तो मत पढ़ाओ टाबरों को, अपने इतिहास की किताबों में हरे घास की रोटी थी। अरे यार, पहले तो घास की रोटी कौन कौन खाता है बताया जाए, देखे कि कब कब ऐसा होता है कि घास की रोटियां खानी पड़ती। गरीब से गरीब आदमी घास की रोटी खाता है क्या? बाजरी खा लेता होगा, गेहूं नहीं मिले तो कम से कम, पर यहाँ घास की रोटियां इस प्रकार के सिखाए गए। सुल्तान खान को जब मारा गया और इतने भयंकर तरीके से मारा गया, उसके बाद तो मुगलों की तरफ से प्रताप के खिलाफ आने से मना कर दिया था किसी भी सेनापति। अकबर ने कहा अब कौन जाएगा लड़ने, लोगों का दिमाग खराब है, सुल्तान खान गया था, भयंकर मारा है, कोई आदमी आगे समाचार देने लायक भी नहीं बचा, कैसे कैसे किस किसको मारा है। जब सारे मना कर दिया करते कि कोई लड़ने नहीं जाएगा, तो अपने राजस्थान वाला पक्का कोई ना कोई तैयार हो ही जाता। अपने राजस्थान वालों को लगता था कि भयंकर युद्ध, इसका मतलब मरने के चांसेस ज्यादा है, और युद्ध में लड़ते हुए मरे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और स्वर्ग के चक्कर में लड़ाई कर लिया करते। तो जगन्नाथ कछवाहा जो मानसिंह वाला अंकल था, उसने कहा मैं चला जाऊंगा। तो 1585 में अकबर एक बार ट्राई और करता है, और इस बार भेजता जगन्नाथ कछवाहा को। प्रताप को बड़ा गुस्सा है कि यार आमेर वाले तो मान ही नहीं रहे, कभी बाप आता है यहाँ पे, कभी बेटा आता है, कभी समझाने आते हैं, कभी लड़ाई करने आते हैं, कभी अंकल आ जाता है। इस बार प्रताप ने आमेर पर हमला कर दिया। क्या हमला कर दिया? तुम मुगलों का साथ दोगे तो लो फिर तुम मजे देखो। देखे तो आमेर इधर टोंक तक हुआ करता, अपना कहां तक हुआ करता, और टोंक में अपने एक जगह पर थी मालपुरा। कौन सी जगह थी? मालपुरा बहुत पैसे वाली जगह थी, व्यापारिक केंद्र था। पाली, मालपुरा ये राजस्थान के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक थे। प्रताप आमेर पर हमला करते हैं, मालपुरा छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? ये आमेर वालों को संकेत था कि इस बार यदि तुम वापस मुगलों की तरफ से आओगे, मैं वापस तुम्हारे आमेर का कुछ ना कुछ छीन लूंगा। तो इसके बाद आमेर वालों ने आना बंद ही कर दिया। अकबर ने कहा कौन जाएगा? आमेर वालों ने कहा हम नहीं जाएंगे, बाकियों का देख ले तू। क्यों नहीं? तो वो बापू इधर हमारे आ जाते हैं यार, हमारे आगे लूटपाट करके चले जाते हैं। आमेर वाले आने बंद हुए तो बाकी मुगल सेनापतियों की हिम्मत ही नहीं थी कोई यहाँ पे लड़। और ये जो अभी नया नया जिला बना ये छीन लेता है, मालपुरा। क्या छीन लेता है? मालपुरा आमेर वालों के पास आता, बहुत अच्छी ट्रेड मंडी थी बहुत अच्छी, इस पे कब्जा कर लिया उसने। इसमें मालपुरा का टैक्स आज के बाद मैं लूंगा। अब जब मुगलों की तरफ से अटैक होने बंद हो गए तो 1587 के आसपास महाराणा प्रताप बाहर निकल के आते हैं और मैदान में अपनी एक नई राजधानी बनाते हैं, चावंड। फिर यहां बैठ के उन जगहों पर हमले करने शुरू किए जहां मुगलों का कब्जा था। जहां जैसे मान लो उदयपुर पे मुगलों का कब्जा है वो छुड़वाया, गोगुंदा पे कब्जा है तो वो छुड़वाया, जहां जहां पे मुगलों के कब्जे थे वो छुड़वाने शुरू किए। 2 किले प्रताप अपने जीवन काल में नहीं जीत पाए, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। कौन कौन से? बाकी जहां जहां मेवाड़ पे मुगलों का कब्जा था वो सारे कब्जे उन्होंने छुड़वा लिए। फिर एक दिन चावंड में नए नए हथियार खरीदे थे, कोई धनुष खरीदा था, उसको चला के देख रहे थे, उसकी आगे वाली टूट गई, डोरी होती है जो टूट गई, तो टूटी तो पीछे धक्का लगेगा, पीछे गिरे तो सर में लगी। तो होता है एक अपने साइंस में पढ़ते हैं क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो अभी भी क्लोटिंग हो जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट केस होता है डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं क्लोट नहीं जम गया हो। मतलब यदि आपका सिर फूट गया, खून निकल गया, आप कैसे नहीं मरेंगे? खून यदि निकल रहा है डॉक्टर जाके टांके वांके लगा देगा, ठीक है टाइम पे आप पहुंच गए। तो यदि खून नहीं निकला, अंदर लगे क्लोट हो गया, तो मरने की भयंकर संभावना रहेगी। तो क्लोट निकालते हैं डॉक्टर सबसे पहले। तब ऐसी कोई थी नहीं चीजें। एक यहाँ की आंतड़ियां खिंच गई थी, वो खींचते टाइम कोई, तो वहीं चावंड में डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1597। कहते हल्दीघाटी वाले युद्ध के बाद प्रताप को तो पता चल गया था संघर्ष लंबा चलेगा मुगलों के साथ में, अपने संधि करने के लिए तैयार नहीं, तो मुगल वापस आएंगे लड़ने के लिए, तो पैसे टक्के का इंतजाम होना चाहिए पूरा। प्रताप गुजरात साइड में जा रहे थे, गुजरात में मुगलों का रास्ता उनके दिमाग में थी कि उधर मुगलों के इलाकों से टैक्स लेके आते, अपने पैसे से क्यों लड़े, इनके पैसे से लड़े। रास्ते के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था चूलिया। कौन सा गांव था? उधर गुजरात साइड में गांव था चूलिया, इडर में। यहां पर 2 आदमी आके महाराणा प्रताप से मिलते हैं, 2 भाई मिलते हैं, एक का नाम है भामासा, एक का नाम है ताराचंद। और इन्होंने महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप पैसे टक्के की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो पहाड़ों में रहो,
पैसे का इंतजाम हम कर लेंगे, ये पकड़ो खूब सारे पैसे। अरे इतने पैसे कहां से? इनका एक तो हमारा जो पर्सनल खजाना है वो सारा का सारा आपका, आप तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। एक प्रताप ने कहा ये तुम्हारा घर का है यार, ये मैं कैसे ले सकता हूं? अरे सर सुनो, कुछ तो हमारे घर का है, कुछ इसमें मेवाड़ का ही खजाना है। भामाशाह के परिवार की ड्यूटी थी मेवाड़ में कोषाध्यक्ष की। किसकी ड्यूटी थी? कोषाध्यक्ष होती। भामाशाह का परिवार कोषाध्यक्ष था। पर अब मेवाड़ की किसी टाइम राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तब तो सब व्यवस्था है, तुम कोषाध्यक्ष, तू फलाणजी, तू फलाणजी है। अब जब तितर बितर हुए पहाड़ों में, तो कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया, सारे एक साथ थे नहीं, तो इनके परिवार के पास वो मेवाड़ का खजाना रह गया। भामाशाह कितने ईमानदार आदमी है, उन्होंने कहा सर ये मेवाड़ का खजाना आप रखिए, आपका ही टैक्स था, आपके बाप दादाओं का टैक्स था, हमारे तो घर पे पड़ा था, हम तो केयर टेकर थे इसके, आप रखिए इसको, कस्टडियन थे, अब आपकी कस्टडी में रखो, और हमारा पैसा ये भी आप ले लो। प्रताप ने भामाशाह गले लगाया और कहा जब तक भामाशाह और ताराचंद जैसे लोग हैं, मेवाड़ का कोई बाल भी बांका, तो मेवाड़ को उस समय बचाने वाला, मेवाड़ का उद्धार करने वाला बंदा कौन है? भामाशाह। या तो कभी मेवाड़ को बचाया था हमीर ने, या इस समय मेवाड़ को कौन बचा रहे हैं? भामाशाह। इसलिए भामाशाह क्या कहा जाता है? मेवाड़ का महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। क्या बना दिया? यार इतना ईमानदार आदमी, जिसको क्या बनाया जाए? प्रधानमंत्री। फिर इतना अच्छा मैनेजमेंट है पैसा का, क्या बनाया जाए? प्रधानमंत्री। इतने रुपए ला के दिए थे कि 25 लाख तो कैश था, 20 लाख का सोना था। वो इतने रुपए थे कि महाराणा प्रताप 25,000 की फौज 12 साल तक रख सकते हैं। कितनी फौज? 25,000। 12 साल तक उनके हथियार, खाना पीना, तनख्वाह, ये सब सोचने की आवश्यकता। पर राजा कमजोर तो इसी में पड़ेगा ना, बस सेना के रुपए कहां से आएंगे, खाना कहां से लाऊंगा, पीना कहां से लाऊंगा, ये हम दे रहे हैं, आप तो लड़ाई करो, आप तो दिमाग लगाओ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ साल पहले तक अपने ये माना जाता था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? मतलब नया तो प्रताप की जीत हुई, नए उसके अंदर अकबर की हार हुई, या नया अकबर जीता नया प्रताप जीता। आप ये मान लीजिए कि अनिर्णय युद्ध था जिसका कोई भी डिसीजन निकला नहीं था। पिछले कुछ सालों में अपने इतिहासकारों ने रिसर्च, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें री राइटिंग होती है, जो बार बार लिखा जाता है। जैसे उनमें नए सोर्स सामने आते हैं, नए एविडेंस सामने आते हैं, हिस्ट्री नए प्रकार से लिखनी पड़ती है। कि आज अपने पढ़ रहे हैं कि मैं बता रहा था आपको एक दिन की भाई गणेश्वर गिरी की खुदाइयां अब तक चलती रहती है, कल को नई चीज मिल जाए तो अपने को बताना पड़े ना, यहाँ से ये भी मिल रहा है, ये चीज वैसा वैसा हिस्ट्री दोबारा लिखी जाती है। तो पिछले कुछ सालों में हमारे इतिहासकारों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके बताया इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। तो भाई क्या एविडेंस है आपके पास में प्रताप की जीत? तब वो एक अपने राजस्थान के स्टोरियन एक चंद्रशेखर सर, वो इसमें एविडेंस देते हैं कि हमें कई ऐसे ताम्र पत्र मिले हैं, कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीन हल्दी घाटी युद्ध के बाद लोगों को दान में बांटी थी। यदि प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीन किसी को दान में बांट रहा है, इसका मतलब जमीन किसके पास है? और यदि जमीन प्रताप के पास है, इसका मतलब युद्ध में जीत किसकी हुई है? प्रताप। ये तो नहीं हो सकता ना कि युद्ध में जीत अकबर की हुई है तो उसने जमीन पर कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया तो बाद में वो फिर प्रताप कैसे दान में दे सकता है? भाई मेरे पास कोई चीज होगी वही तो मैं दान में दूंगा। ये थोड़ी है कि मेरे पास तो खुद के पास तो मादलिया ही निर्माव कर रहा हूं, सोने की चेन ले जा। आप सर खुद तो गले में धागा डाल के घूम रहे हो, हमें सोने की चेन बांट रहे हो, तो जिसके पास होगा वही देगा। यदि वो प्रताप के पास काम है तो प्रताप बांट रहा है। तो ये उदयपुर वाला हवेली के मंडेर वाली जागीर उस रिसर्च में खूब काम आई थी। तो आजकल तो बाकायदा वहां पर बोर्ड ही लगा दिया, इसमें लिखा कि भाई इसमें किसकी जीत हुई थी? प्रताप की। तब ये कई ऐसे सोर्स काम में लिए गए, तो याद रहेंगे आपको। तो मंडेर की जागीर किसको दान में दी गई थी? सादुलनाथ त्रिवेदी। ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है?